उसी तरीके से सोल्व करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं छोटा। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। क्या बात कर रहा है भाई? 2017 तक पहली बार, और 1947 से और 2017 तक पहली बार, इतिहास में पहली बार हुआ होगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जो जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। नहीं भाई, गैर सरकारी वो है जो क्या नहीं है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है? जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, अगर उसके अलावा कोई और पारित करवा रहा है और कोई और बिल पास करवा रहा है। रिसेंटली एक प्राइवेट बिल न्यूज़ में है, उसको ध्यान रखना इस साल भी, अभी करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक है? तो आंसर इज डी, इजी क्वेश्चन ये। ऐसा तो चलो, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में अंतर पूछा है। कौन सा सही है पूछ रहा है? सही है। चलो देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं सही है कि नहीं। ऋग्वेद कालीन कार्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ठीक है भाई, बात तो सही है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी लोग इस पशु को जानते भी थे। बात तो सही है, जब तक इतने भी प्रमाण मिले, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि जो इस चीज को जानते होंगे। तो ये कट गए, तीनों में से एक आंसर। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरे से काट सकते हैं। अब हमें एक क्रॉस करना है, ठीक है? देखते हैं, दूसरा देखते हैं। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को सोने का, चांदी का और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। नहीं भाई, उनको सोने का ज्ञान था। अगर आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म देखी हो या फिर और भी कोई भी बहुत सारी चीजें देखी हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ही दो काटोगे, जैसे ही दो काटोगे, आपका आंसर आगे। आपको एक स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आई किस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट सबसे पहले हमने देखा सही है या नहीं है? अगर यही गलत हो जाता तो हमारा आंसर ओनली वन आ जाता और हम इस क्वेश्चन को करके निकल जाते। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्राइवेट लर्निंग स्कीम कोई ऐसी स्कीम है जिसमें पहले अगर आपने सीखा है ना तो उसको मान्यता दे रहा है। चलो, कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? निर्माण कार्यों में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल को प्रमाण। बात तो सही है कि भाई निर्माण कार्य में कोई काम लगा हुआ है और उसने पहले कोई परंपरागत कौशल प्राप्त था, उसको उसने रिकॉग्नाइजेशन दे दिया। मे भी पॉसिबल है, मे भी पॉसिबल है। दूरस्थ अधिगम डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय व्यक्ति को पंजीकृत करना, इसमें कहीं स्किल की बात की जा रही है। इसमें कहीं ये कहा जा रहा है कि आपने प्रायर लर्निंग किया है और उसको आप रिकॉग्निशन कर रहे हो। इसमें तो ये बोल रहा है भाई दूसरी जगह आप सीखने जा रहे हो, तो इसको तो मैं तुरंत क्रॉस कर, अकॉर्डिंग टू वर्ड एसोसिएशन वाला सवाल है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्यक्रम आरक्षित करना। क्या बात कर रहा है भाई? पीएसयूज में क्या करेंगे हम कि ग्रामीण और अर्बन और रूरल, सीधी सीधा ये कहना चाह रहा है इंडिया दो ही पार्टों में, या तो अर्बन है या रूरल है। तो सीधी सी ये बात कह देना कि भाई जो पुअर लोग हैं उनके लिए जगह आरक्षण की बात कर रहा है, रिजर्वेशन की बात कर रहा है, और वो भी कुशल कार्यों में उनको डालेंगे। अरे भाई कैसे डाल दोगे आप? यहाँ पे तो बोल रहे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, इसमें किसी चीज की बात की जा रही है? ऐसा प्रैक्टिकल बात है ये? नहीं। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों को अर्जित कौशल को प्रमाण, ये क्या बोल रहा है कि भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो प्रशिक्षणार्थी है, उन्होंने जो अर्जित कौशल किया है, उसको प्रमाणन। तो भाई आपने आए यहाँ पे, आप कुछ नहीं थे, बेरोज़गार थे, आप हमारे अंडर आए, हमने क्या किया कि आपको एक स्किल प्रदान की और हमने उसको प्रमाणन दे दिया। तो इसमें प्रायर लर्निंग वाली बात कहाँ गई? जो आपने पहले सीखा है, उसके प्रायर लर्निंग की बात है कहीं इसमें? नहीं जी, इसमें तो नहीं है, तो आंसर इज़ ए, ईज़ी क्वेश्चन। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? डी। नेक्स्ट टाइम देखें। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ ये है कि इसमें समानता की बात कर रहा है। समानता के लिए क्या आवश्यक है? अवरोधों का अभाव? नहीं। प्रतिस्पर्धा का अभाव? नहीं। विचारधारा का अभाव? नहीं। विशेष अधिकारों का अभाव। अगर विशेष अधिकार नहीं होंगे तो सब समानता होंगी, और सब समानता होंगी तो चलो शिक्षक। वाणिज्य वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस एंड फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ट्रैफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पूछ रहा है। कौन सा सही है या गलत? चलो देखते हैं। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है।
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत एक ब्यूरो है, ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बार बार बोला पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत देता है, और वो भी ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या हो सकता है? और ये बोल रहा है कॉमर्स के लिए बात कर रहा है, कॉमर्स के लिए। और यूएनईपी के अंतर्गत जाके ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन में तुमने सुना है? नहीं भाई, मैंने नहीं सुना। मैं इसको क्रॉस करूंगा, क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। ट्रैफिक का मिशन क्या करता है कि वन्य जीव जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। सही है, नाम से पता चल रहा है कि ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। भाई फ्लोरा और फौना का जो कॉमर्स हो रहा है, उसको इस तरीके से वो ना हो कि उसके प्रकृति का संरक्षण को नुकसान ना हो। जेनेरिक स्टेटमेंट है। आंसर इज बी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पढ़ने की इसके लिए जरूरत नहीं थी। एक हमारा ऑप्शन यहाँ पे टी लगा हुआ है, बाकी हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो भाई देखते हैं, पॉलिटी का सवाल है। 42वें संविधान संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को राज्य के डीपीएसपी में सम्मिलित किया गया? डीपीएसपी तुम्हें पता होना चाहिए, आर्टिकल 42 में कौन कौन सी चीज शामिल की गई थी। कौन कौन था 42 के टाइम भारत का प्रधानमंत्री? अरे कौन था? मैडम इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी की पॉलिसी कौन सी थी? किस टाइप की तरफ उनका झुकाव था? समाजवाद की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव नजर आता है। और वहां पे जैसे आप देखोगे, स्त्री और पुरुष को समान कार्य समान वेतन। अब ये इसका आर्टिकल मुझे बताएगा कौन? अमित बताएगा। बता भाई अमित, इसका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल का तो नहीं पता सर मुझे। तो पता होना चाहिए ना भाई। जी सर। बता भाई योगेश, बता कौन सा आर्टिकल है ये? सर नहीं आइडिया है सर। कौन बताएगा आप मुझे ये आर्टिकल? हाथ खड़ा करो। अरे मोनू जाट, तो पढ़ने लगी। तो लाइवलीहुड, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, पेमेंट। 39 डी है या सी है? अब मुझे ये कंफर्म करो। किसी ने 39 सी बताया था। हाँ, तो 39 डी है ये। अगला, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका। कौन सा है ये आर्टिकल? अब बता मोनू जाट, ये कौन सा है? फोर्टी थ्री तो नहीं है ये, जो भी लिख रहा है। ये है आर्टिकल 43 है। और इसी को उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा था। इसके अलावा काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है ये? और देख लो कोई, ठीक ठाक लगा लो। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और वेतन का मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। आर्टिकल 43। तो यही था, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो ये याद करने का तरीका है। आर्टिकल 39 को मैंने एक बना रखा है। एक एलडीसी था जो पीएससी में काम करता था, लाइवलीहुड की बात करता है ये। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल की बात करता है 39 भी। 39 सी करता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल को रोकेगा। इक्वल पे फॉर इक्वल पेमेंट और हेल्थ केयर ऑफ चाइल्ड, 39 में ये सारे प्रोविजन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। रिवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से दोनों में से एक आंसर होगा। तो अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। आंसर इज सी। इजी क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे निकलते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वन लाइनर है, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो टी लगा के निकलते हैं, बाद में देखें। स्मार्ट इंडिया हैकाथन, मान लो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में मैं इसको टी लगा के निकल जाऊंगा, दूसरे राउंड में आके करूंगा। अगर मुझे पता है तो मैं करूंगा, नहीं पता है तो अभी छोड़ जाऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में कौन सा सही? इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट है, सही पूछा है, मैंने पढ़ा हुआ है। देखते हैं 3 3 2 2
दूसरा देखते हैं। दूसरा, अगर दूसरा गलत हुआ तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर एक और 3 में से एक ही पढ़ना रहेगा। यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है और प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। नहीं भाई, 12 सदस्य थोड़ी है और उस आरबीआई का गवर्नर शामिल है, ये बात तो ठीक है, लेकिन 12 सदस्य थोड़ी है। कितने सदस्य है? यहाँ पे फैक्ट है और फैक्ट के गलत होने की संभावना काफी ज्यादा है। दो निपटा दो, दो निपटा दो, या तो 3 सही है या एक सही है। अब देख ले, तीसरा पढ़ लेते हैं। ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। अरे भाई, आरबीआई की कमेटी है। आरबीआई की कमेटी में भी वित्त मंत्री करेगा तो फिर आप बजट बजट का भी काम वही करेगा, ये सारा काम भी वही करेगा, तो फिर से फैक्ट था। निपटा दो, आंसर ही थे। ये तो ये इसने बोल ही दिया कि भाई साहब क्या करता है, बेंचमार्क दरों का निर्धारण करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से पता चल रहा है। मणिपुरी संकीर्तन, सॉरी, मणिपुरी संकीर्तन के बारे में बताओ कौन सा विचार सही है। यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, कोई इशू नहीं है। केवल सिम्बलम का ही एकमात्र वाद्य यंत्र जो इसमें प्रयुक्त होता है। क्या बात कर रहा है भाई, किसी ने मंजीरे बजा दिए थे, किसी ने ढोल बजा दिया, तो ठीक है। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। ओनली करता, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, दूसरा काट दो, एक सही है, तीसरा पढ़ना ही पड़ेगा, या तो ये होगा या ये होगा। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जिसमें इसको गलत करने की संभावना हो। और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कि मणिपुरी संकीर्तन जो है वो कहाँ का है, कहाँ का डांस है मणिपुरी संकीर्तन? कौन बताएगा मणिपुरी संकीर्तन कहाँ का है? मणिपुर का ही होगा सर। ये वैसा नहीं हो गया, ये 20 रुपए का बिस्किट, 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट कितने का है जी? उसमें भी हाथ नहीं खड़े कर रहे भाई साहब, नींद में बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ नींद में बैठे हुए हैं। भगवान ही मालिक है। आंसर इज 1 and 3, बी। इजी क्वेश्चन। रैयतवाड़ी किसने आरंभ की थी? ये तुम्हें पता ही है, रीड और मुनरो ने की थी। इजी क्वेश्चन। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त किया था। बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो गलत होने की कोई चांस ही नहीं है। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं टाइप टी वाले, ठीक है। और एक हमने ऊपर भी छोड़ा हुआ, तो उनको हम सेकंड राउंड में आके करेंगे। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं भाई, चलो। प्रदूषण की समस्या को समाधान करने के लिए बायो रेमेडिएशन तकनीक के बारे में कौन से लाभ है? बायो रेमेडिएशन, तुम्हें ये नाम से पता चल रहा है, बायो रेमेडिएशन। कितने लोग इसको, इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया है कि ये कैसे सोल्व होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैं करा चुका हूँ एनवायरमेंट में इस सवाल को ना, करवा चुका हूँ ना। अभी मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा है, किस चीजें सोल्व कैसे हो रही है। अगर आपको आइडिया लगने लगा है तो आपके नंबर भी बढ़ने चाहिए यार अब। ठीक है, देखते हैं बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अगर तीसरा कट गया तो अपनी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। जीवोपचार बायो रेमेडिएशन के लिए विशेषता, सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। ये कट गया, इन तीनों में से हमारा एक आंसर है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा कट गया तो भी हमारी ऑप्शन खत्म। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जीव बायो रेमेडिएशन द्वारा आसानी से और पूरी तरीके से उपचारित किया जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है क्या कि भाई साहब बायो रेमेडिएशन से कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त है और किसी भी प्रदूषक संदूषक को आसानी से और पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है? ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि एकदम पूरा जड़ से समाप्त ही करते, बिल्कुल ही कुछ ही नहीं बचता भाई साहब। तो इसको 2 को काट दोगे, जैसे ही आपने 2 काट दिया आपका आंसर आ गया। पहला स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत। इस तरीके से आप अपना पढ़ने का टाइम कम कर सकते हो अगर सही से पेपर पढ़ोगे ना। तो जो लोग बोल रहे हैं ना सर हमारा पेपर पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, भाई ऐसे सीख लो, उसका सॉल्यूशन मैं बातों में नहीं बता सकता। 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट किस किस से उपबंधित करता है? किस चीज का उपबंध करता है?
ठीक है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, ये अनामिका वर्मा कौन है? कैमरा ऑन करना। और हाय करो, बताओ कि लेट क्यों आई हो? अरे जो बोला है वो करो ना। चलो भाई। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है, ठीक है? इसमें किसका उपबंध करता है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। बात ही कर रहे हैं ट्रेड डिस्प्यूट की। ट्रेड डिस्प्यूट क्यों होगा? जब कुछ ना कुछ सरकार और इनके बीच नहीं बनेगी तभी तो होगा ना। है भाई विक्की काजला? कुछ तो डिस्प्यूट हुआ होगा, कभी तो जूता चप्पल चला होगा। तो क्या होगा? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये तो पॉजिटिव चीज है। तो इस पे तो ट्रेड डिस्प्यूट करेंगे नहीं। करेंगे क्या वो? चलो। औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन में मनमानी करने की शक्ति, ये हो सकता है। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप, भाई ब्रिटिश न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। यहाँ पे अगर मान लो ट्रेड डिस्प्यूट होता है और वो तो ऊपर से कुछ करके दे दे रहा है, तो ये तो पॉजिटिव चीज हुई ना, इस पे भी दिक्कत नहीं। और ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़तालों पर रोक, ये भी आंसर है। अब देखो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मैं बी लगा के जा रहा हूँ, अभी लास्ट में देखें। ठीक है? चलो भाई। स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है। किस चीज़ का? संघवाद का? नहीं भाई, संघवाद का तो क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन होना चाहिए था। दूसरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ये हो सकता है। प्रशासनिक प्रत्यायोजन का? नहीं भाई, इसमें सारी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया। नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? नहीं भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तो इसमें कहीं बात नहीं की जा रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए डाउट हो सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये डाउट हो सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है उसकी परिभाषा समझो। ठीक है? जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा। कितने लोगों ने गलत किया था ये सवाल? किसी का गलत नहीं हुआ था। वैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं यार। फिर तो काट देता हूँ। डिस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? देखो एक सवाल पहले आ गया डीपीएसपी से, फिर दूसरा आ गया। ये विधायिका के कर्तव्यों पर निबंधन करते हैं? नहीं भाई। आर्टिकल 37 क्या कहता है? कौन बताएगा? आर्टिकल 37 क्या कहता है? चलो लो, पता तो है कम से कम। ठीक है। कार्यपालिका के कर्तव्य पर निबंधन करता है? नहीं भाई, किसी पे भी नहीं करता। किसी पे भी नहीं करता। आंसर इज, कोई आंसर गलत हो जाए ना तो मुझे बता देना है ना। मैं से तुरंत कोई भी बोल देना कि सर आपने गलत बता दिया ना। चलो। समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किससे संबंधित है? मैंने नहीं पढ़ा है। मैं इसको टी करके जा रहा हूँ। अभी लास्ट में देखूंगा। भारत के एक ऐसा स्थान है जहां अगर आप समुद्र पर खड़े होते हैं तो अवलोकन करें तो कुछ पाएंगे कि 2 बार समुद्री जल तट रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट रेखा पर आ जाता है। जब जल पीछे हटा होता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल रहे होते हैं। ये वास्तव में कहाँ देखी जाती है? भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। बाद में सोचो। बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम 1988 का है। इसमें क्या, इसके बारे में बताओ और इसके बारे में कौन से कथन सही है? किसी संपत्ति की लेन-देन बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन-देन के बारे में अवगत नहीं है। क्या बात कर रहा है भाई? मैं तो यही बोलूँगा ना, मान लो मेरी संपत्ति अचल संपत्ति है, मेरे से पूछेगा कि भाई साहब आपकी संपत्ति नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। मैं थोड़ी बोलूँगा मेरी संपत्ति है। मैं तो यही बोलूँगा मुझे पता नहीं है। तो भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है फिर इस स्टेटमेंट का। कि भाई बेनामी लेन-देन नहीं समझा जाएगा अगर मुझे नहीं पता है तो। नहीं, मेरे दादा के दादा ने करके गए थे साहब, मुझे तो पता ही नहीं। क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? नहीं भाई। अगर यही दिक्कत हो जाएगी तो फिर टेंशन ही खत्म ना उसकी, तो ये तो पक्का गलत है। तो या तो 2 सही है, 2 तो पक्का सही है, 3 देखते हैं। यह अधिनियम जाँच के लिए 3 प्राधिकारियों के उपबंध करता है, किंतु ये किसी भी अपीलीय निकाय का उपबंध नहीं करता। क्या बात कर रहा है? कोई ऐसा सिस्टम बना है जिसमें अपीलीय निकाय का प्रावधान ना हो? मैंने ये एक्ट नहीं पढ़ा है। मैंने ये एक्ट नहीं पढ़ा है, बस मैं कॉमन सेंस जिंदा है मेरा बस।
कि क्या कोई ऐसा एक्ट बनाने देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई साहब इसकी आप अपील कर ही नहीं सकते जी, हमने जो बोल दिया वो फाइनल है। महिष्मती का साम्राज्य चला हुआ है कि ये मेरा वचन ही शासन है। वैसे चल तो मोदी जी का रहा है वैसे, हो भी सकता था लेकिन ये अभी मतलब बोलने में थोड़ी दिक्कत है कि नहीं? तो इसको बी आंसर एलिमिनेशन से आराम से हो रहा था। चलो भाई, तो यहाँ तक की कहानी में किसी को दिक्कत, ये सवाल कितने लोगों का गलत था? अरे ईमानदारी से हाथ तो खड़े कर दो। तो क्या तुम लोग अभी इसको सही कर सकते? तो अभी तुम्हें समझ में आया कि 3 प्राधिकारियों की जाँच और अपीलीय का नहीं करता? भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 काट दो, 3 काट दो। या तो 1 सही है या 2 सही है, अब तो और चीज़ आसान हो गई। है कि नहीं? कुछ कारणों से, कुछ कारणोंवश यदि तितली की जातियाँ 1 मिनट इसी हाइट कर दिया। सर एक बार वो पिछले वाला नेटवर्क कट गया था सर, वो क्वेश्चन पर बेनामी संपत्ति वाला सर। उसको तुम यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है सर। अरे भाई उसमें देख, उसमें समझ दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है उसका। वो ये कह रहा है कि जी भाई साहब अगर आपने ये किया ना कि कोई भी 3 प्राधिकरण 3 निकाय है और उसके अलावा उसकी कहीं अपील नहीं की जा सकती। क्या ये पॉसिबल है कि उसके लिए कोई अपीलीय प्रावधान ना हो निकाय का? ये पॉसिबल है इंडिया में कि अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध ही नहीं करता। तो तीसरा तो वैसे ही काट दोगे। अब 1 और 2 में से 1 गलत करना है। बेनामी संपत्ति पाई गई, सरकार द्वारा जब्त की जाने के लिए चाहिए होगी। ये तो सीधी-सी बात है, अगर कोई बेनामी संपत्ति है तो सरकार तो उसको जब्त करेगी ही करेगी। दूसरा तो 100% सही है। पहला बोल रहा है किसी संपत्ति के लेन-देन बेनामी बेनामी नहीं समझी जाएगी यदि संपत्ति का मालिक उसके बारे में अवगत नहीं। क्या बात कर रहा है भाई? तेरे से पूछूँ कि भाई तेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति मिली, तुझे पता था? तू बोलेगा कि हाँ, मुझे पता था। तू तो मनाएगा नहीं सर मुझे तो पता नहीं था ये ऐसी कोई संपत्ति है। और फिर मैं बोल दूँगा नहीं इसको तो पता ही नहीं था तो इसकी संपत्ति है, छोड़ दो भई चलो निकलते हैं। तो ये तो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं है। चल, कुछ कारणों से यदि तितलियों की जातियों की संख्या में भारी गिरावट आती है तो इससे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाँ भाई, पड़ सकता है। कुछ कृषि पौधे पर कौवे की संक्रामक प्रचंड रूप से बढ़ जाएगा। अरे क्या बात कर रहा है भाई? अगर तितलियों की समाप्ति हो गई ना तो कुछ पौधों पर, कृषि पौधों पर ना प्रचंड रूप से एकदम अचानक ऐसे बढ़ेगा। भाई तितलियां नहीं है तो सारे पौधों में कवक जो फंगस वो जो कवक का संक्रमण है वो बढ़ जाएगा। वो भी प्रचंड रूप से बढ़ेगा। अगर ये बोलते था कि संक्रमण बढ़ सकता है तो मान सकते थे। लेकिन प्रचंड रूप से बढ़ सकता है तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको काट देंगे। इसके कारण बर्रे, मकड़ी और पक्षियों की कुछ प्रजातियां समष्टि में गिरावट हो सकती है। देखो ये बोल रहा है समष्टि में गिरावट हो सकती है। हाँ भाई गिरावट हो सकती है, लेकिन ये बोले कि प्रचंड रूप से गिरावट हो सकती है, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा काटोगे, आंसर इज 1 एंड 3। किसी को दिक्कत इस सवाल में? अरे है क्या दिक्कत? चलो भाई। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या सीमाएं हैं? सही पूछा स्टेटमेंट। कितने लोगों का ये सवाल गलत था? हैंड रेज करो। भाई साहब, सोनी साहब तो मोबाइल में चैट करने में लगे हुए हैं। अंजलि, सारे सवाल सही थे क्या तुम्हारे? और भाई जसवंत तेरे तो सारे सही लग रहे हैं, मगर कहीं हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा गलत करने में। कहीं तो खड़ा कर दे। मुन्नीता बर्थडे मना रही हो क्या अभी भी तुम अपना? पीछे गुब्बारे लगे हुए हैं, बैलून्स। भाई साहब आरती की किताबें देखो एकदम तगड़ी, यही पढ़ाई कर रही है, यही स्टूडेंट है जो
इसने छुपा ली दूसरी वाली आरती ने अपनी किताबें। ये दिखा रही है अपना सर। और अनामिका के पीछे किसी कोई लाइट लगी हुई है, और ये तनुजा, चांदनी, नुसरत दुबे और हरिंदर ने तो कैमरा ही ऑफ कर रखा है। काजल, मोहम्मद। अच्छा, रवि ने कर लिया ऑन कि भाई मेरे को ना टोक दे। ओहो, काजल तुमने कैमरा ऑन कर लिया। अरे थैंक यू सो मच। बहुत ही पढ़ाई कर रही हो। अच्छा, और निकिता ने हाथ खड़ा किया है, मतलब इसका सवाल गलत हो गया था, तो तू ही करेगी निकिता ये सवाल। क्यों गलत हुआ तेरा सवाल, बता। कोलीपाई का? ये कोलीपाई का कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? मैसेज करो। लाइब्रेरी में बैठे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा, साई किरण समझ में आ रहा है तुम्हें सारे? कहाँ से हो तुम साई किरण? अरे तेलंगाना का ही लग रहा था यार, मैं भी शक्ल से तेलंगाना का ही लगता हूँ। हिंदी इल्ले नहीं है। चलो ठीक। विकासशील देशों की क्या संभावित सीमाएं हैं? चलो शुरू करते हैं ना। हिंदी आता है। वेरी गुड। तेलंगाना के तो तुम्हारा तेलंगाना में यार मेरे काफी दोस्त बने हुए हैं, अब बन गए हैं। ग्रे हाउंड वाले और वैसे पुलिस वाले। अच्छा कनेक्शन हो रखा है ग्रे। चलो भाई। तो जिनका गलत हुआ है सबसे पहले वो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है निकिता जी। पीआर, नीतीश, और कौन कौन है, प्रिंस, जिनका गलत हुआ है, गौतम, और जीनत अमान के तो सारे ही सही हो रहे हैं, गलत ही नहीं हो रहे। चलो भाई। तीसरा स्टेटमेंट। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। बात तो सही है। पर तो तीसरा स्टेटमेंट तो पक्का सही है भाई, दूसरे एक और दो काट दो। अब हमें एक स्टेटमेंट गलत करना है। चलो चलो, अभी तो तीन तीन ओनली तीन भी सही हो सकता है भाई। देखते हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग का प्रयोग करने में निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञताओं की जरूरत होती है। बात तो सही है ये भी। दूसरा भी सही है। इसको भी काट दो। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। क्यों भाई मना किया है इसने? क्यों नहीं हो सकता? कोई दिक्कत है? भाई महाद्वीपों में भी तो बड़ी बड़ी झीलें हैं, नदियां हैं, उसके स्टेबल वाटर पॉइंट है। तो वहां पे क्यों नहीं हो सकता? बताओ मुझे। तो तुम्हें ये क्वेश्चन गलत करने में क्या दिक्कत, सही करने में क्या दिक्कत थी? तो ये गलत हो गया आंसर इस भी। क्यों गलत हुआ भाई तुम्हारा ये सवाल, जिनका गलत हुआ है? ऐसे मत करो यार, इजी सवालों को गलत मत करो भाई। मार्केट में टिक लगा हुआ है। ठीक है। थोड़ा सही से पढ़ा करो, सवालों को आराम से सही हो जाएंगे। ये मत देखो कि क्या पूछा है तुम्हारा काम। अभी मैं तुम्हें ना एक चीज और बताता हूँ। लास्ट के 30 डेज में ना एक चीज हमेशा भूल जाना कि तुमने क्या रिवाइज किया है और क्या रिवाइज नहीं किया। इसके पीछे मत भागो। पेपर से बातचीत करते जाओ आराम आराम से। इसके साथ जूता चप्पल खेलते रहो। अच्छा, मुझे ही बना रहा है? पेपर के साथ ईमानदारी से खड़े रहो बस। उस टाइम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी इसको याद मत करो, ना ही टेंशन लो कि मेरी इतनी रिवीजन नहीं हुई, इतना करना था, 5,000 रिवीजन करने थे, 4,999। तुम्हारे दिमाग ने टारगेट बना रखे हैं, उन चीजों को छोड़ो। ठीक है। चलो भाई। देखते हैं भाई साहब ये राष्ट्रीय पोषण मिशन है।
जैसे गवर्नमेंट की योजना है, पॉजिटिव चीज़ों की बात करेगा, सही क्या-क्या है। मुर्गी के अंडों को भोग बढ़ाना और सर पति का क्या करे? पति के लिए डंडा लो और धड़ाधड़ कूटो। बस मेरा नाम मत लेना, मेरी सलाह थी ऐसी। क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं है तो मेरे को डर है नहीं अभी कि मेरे को कोई कूट देगा। इन फ्यूचर देखा जाएगा, जब मैं ऐसी सलाहें नहीं दूँगा फिर मैं बोला करूँगा पति के पैर दबाओ, सलाह बदल दूँगा। कब कर रहे हैं? हाँ, मेरी शादी में जीमड़े का इंतज़ार है तेरे को, तू अपनी एग्ज़ाम पास कर ले। कब कर रहे हैं? बाजरा, मोटा अनाज और अपरिष्कृत चावल के उपयोग को बढ़ावा देना। अपरिष्कृत चावल, क्या ऐसा बढ़ावा देगी सरकार कि जी भाई साहब भूसी वाला चावल है खिलाओ, इससे पोषण बढ़ेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अरे गर्दन तो हिला दो, 3 काट दो, 3 काट दो, 3 काट दो। चलो भाई दुनिया 1, 2, 4, 1, 2 तो पक्का सही हो गया, 4 देखते हैं। मुर्गी के अंडे को भोग बनाना। भाई साहब मैं तो शाकाहारी हूँ शुरू से बचपन से और ये गवर्नमेंट तो शुद्ध शाकाहारी है, मेरे से भी ज़्यादा। इनको तो वोट ही सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वोट-वोट की बातें मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुर्गी के अंडों को बढ़ावा देना मतलब अच्छी चीज़ नहीं मानी जाएगी, ठीक है? चलो भाई इसको क्रॉस कर देते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं। एक और तो अब लिमिटेशन हो गई है यार बहुत सारी चीज़ों पे तो इसलिए पहले आज के 2 साल पहले तो मैं किसी को भी रगड़ देता था, और अब सर अभी भी कोई कमी नहीं है। क्या रगड़ने में है? हाँ, तो आप हाँ, गवर्नमेंट सर्विस में तेरे को दुबे अभी ये मुर्गी के अंडे तेरे को ही खिलाना शुरू करेंगे। उससे पहले आप हाँ, खाएँगे सर। हाँ, सब समझ जाओ भाई जो है, ठीक है? अब देखो ये देखते हैं, ये अब इतने समझदार हो गए ना क्लास के लोग कि भाई सब बिना बोले समझ जाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कवि। चलो भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार तो समझ में आ गया ना तुम्हें? ये 2 स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ने नहीं पड़े, हमने पढ़े भी नहीं, हमारा टाइम बच गया। जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है ना, प्लीज़ यार इस चीज़ को रेफर करो, तुम ये ऐसे करोगे तो ही समझ में आएगा। समझ रहा है राजा? ऐसा नहीं करेगा तो बज जाएगा तेरा बाजा। अभी तो ठीक बज रहा है ना बाजा? कहाँ का है? कहाँ से हो तुम? दरभंगा। अरे बिहारी बाबू है तू तो। ठीक बानी? चलो, फैक्ट्री एक्ट 1888 में आया, 1881 में आया भाई। इसमें क्या आया देखो, औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। भाई साहब 1881 में, अभी मुझे नहीं पता मान लो, ठीक है? अभी मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ। सर मैं तो सारे स्टेटमेंट को अब तक शिद्दत से पढ़ती थी। तो भाई उसको शिद्दत से ये शिद्दत वाला प्यार रहने दो अभी थोड़े दिन, ठीक है? अभी जहाँ से तो ऑप्शन देखो कैसे क्रॉस कर सकते हो, उस पे ध्यान दो। शिद्दत वाला प्यार होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है? स्टेटमेंट को दूर रखो। चलो भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में कि उसने किया था कि नहीं किया था। एमएस लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ऐसे स्टेटमेंट आ जाए ना कि वन ऑफ देम, उनमें से अग्रगामी थे, ये उन्होंने वो किया, तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये सही होते हैं जनरली। तो दूसरा तो पक्का सही है। तो इन दोनों में से हमारा आंसर होगा, ये तो पक्का नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो बी करके चले जाते हैं अभी, क्योंकि हमें नहीं पता कि 81 1881 वाले एक्ट में क्या आया था। थोड़ी स्पीड कम हो गई। 1957 में बटलर की कोई कमेटी थी, उसका क्या उद्देश्य था? केंद्र और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ की शक्ति को निश्चित करना। नहीं भाई ये तो पहले, ये तो कब आया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो उसकी शक्तियों को निश्चित करने के लिए 1927 में तो बनेगी नहीं, तो इसको तो काट दूँगा। राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था, अरे भाई ये प्रेस वाले सेंसर वाला तो इन्होंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना, इन दोनों में से कोई हो सकता है। ये प्रांत और केंद्र सरकार की बात कर रहा है, और देशी रियासत और सरकार की बात कर रहा है, तो बी करके निकल। कोई क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा ये रह गया। हाँ, अब उसको कर लेते हैं, फिर करते हैं।
चलो यहाँ पे बी लगा दिया ना, अब इसको कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में मानव के कारण कौन-कौन से भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छदन तो निम्नलिखित में से कौन से संभावित स्थान हो सकते हैं? इतनी हिंदी इसको चेपने की बजाय ये बोल देता है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको कहाँ डिकम्पोज करोगे, कहाँ उसको स्टोरेज करोगे? कोयला संयंत्रों में कर सकते हैं, हाँ जी, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तेल गैस भंडारों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। भूमिगत लवणीय तेल समूह में कर सकते हैं, कर सकते हैं। आंसर इज डी। कहाँ-कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है? सब जगह पॉसिबिलिटी। ईज़ी क्वेश्चन था, तुक्का लायक। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किससे संबंधित है? समाचारों में दिखाई दे रहा है भाई डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। चलो, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन के विकास करने से। भाई मैं भी पता नहीं। हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अरे क्या बात कर रहा है विदेशी टीवी चैनल, मोदी जी का क्या होगा फिर? सरकारी से चल रही है। हमारे देश के खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने में तो फिर डोमेस्टिक कंटेंट क्या रिक्वायरमेंट है कि हम तो निर्यात करेंगे, हमारे पास खाने की वैसे ही कमी नहीं है, हम सेकंड और लास्ट सबसे बड़े प्रोड्यूसरों में से एक है। विदेशी शिक्षण संस्थानों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से उसमें क्या करेंगे भाई साहब, आप ईंट भट्टा लगा रहे हो तो इसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट होगा। अरे कंटेंट तो ईंट भट्टा थोड़ी लगानी बिल्डिंग में भाई, 5 बिल्डिंग बना रहे हो, इसमें 1 बिल्डिंग भारत वाले बनाएँगे, 4 तुम बनाओगे, ऐसा कोई कांसेप्ट है नहीं है। 4 किताबें तुम अपनी पढ़ाओगे, 1 किताब हमारी पढ़ाओगे, ऐसा कोई कांसेप्ट है? सुना है कहीं? नहीं भाई ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास। भाई ऐसा कुछ होगा, तीनों तो फर्जी ऑप्शन बना रखे हैं। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैं बस तुक्का लगा रहा हूँ, मेरा ये है टाइप टी, आराम से ऐसे लगाता हूँ मैं तुक्का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही है, ठीक है? अब मैं थोड़ा खींच रहा हूँ स्पीड। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किया जाता है। अरे भाई यूएन के अंडर किया जाता है क्या? मुझे नहीं पता थोड़ा और परमाणु सुरक्षा सम्मेलन यूएन के अंडर में तो नहीं किया जाएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। विखंडनीय सामग्री पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। ये क्या बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल पैनल है जो इस पे है विखंडनीय सामग्री पर, वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक अंग है। मुझे ये भी नहीं पता, मेरा आंसर इसमें टी। बाद में देखूंगा क्या होता है, ठीक है? अभी मुझे नहीं पता। राष्ट्रीय पेंशन के सम्मिलित कौन-कौन हो सकता है जो एनपीएस में है? केवल निवासी भारतीय नागरिक। ₹5 कमाऊँ, ₹2 कमाऊँ, ₹3 कमाऊँ, कोई भी शामिल हो सकता है भाई। क्या ऐसे पॉसिबल होगा? चलो, केवल 21 से 55 आयु के व्यक्ति, केवल केवल 21 से कौन से? विदेशी, भारतीय, ये दोनों तो एक-दूसरे को वैसे ही काट रहे हैं। केवल निवासी भारतीय, भाई 2 साल का भी निवासी भारतीय, 3 साल का भी भारतीय निवासी, है कि नहीं? और ये बोल रहा है कि 21 से 55 का तो अमेरिका वाला भी हो सकता है क्या फिर? राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए, बात तो सही है। ये एक्सट्रीम एकदम टू द पॉइंट चीज़ बात कर रहे हैं। सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद सेवा में आए। अब तुम्हारे पास यहाँ पे एक चॉइस हो सकता है कि कौन-सा चूज़ करो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल या उसके बाद सेवाओं में आए हैं, क्या लगा कौन-सा सही होगा? एक्सट्रीम स्टेटमेंट के चांस क्या है? एक तो सभी कर्मचारी, एक सशस्त्र बलों समेत। ये अगर इसको बोलना केंद्र ये भी तो लिख सकता था, ये भी तो लिख सकता था जैसे इसने बोला राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सर अधिसूचित किए जाने की तारीख से। कौन-सा डेमोक्रेटिक ज़्यादा है? बी और सी में से? मुझे तो बी लग रहा है, लेकिन इसको मैं बी लगा के जा रहा हूँ, बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगा और तीस्ता नदी के बारे में कौन-सा सही है? अभी तीस्ता नदी में मैं पानी-वानी पी के आया हूँ, आज ही मैं फ़ोटो डालूँगा तुम्हारे लिए एकदम स्टेटस भी मैंने लगाया था, ऐसे पुशअप मारते हुए पानी पी रहा हूँ, ठीक है? तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का और सिक्किम से होकर बहती है। क्या बात कर रहा है भाई, तीस्ता नदी वहाँ से आती है चैमदुंग ग्लेशियर मानसरोवर से। मेरे को बनाने लगा था, चल निकल। दूसरा सही है, तीसरा देखता हूँ। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी में कौन मिलेगा? इसकी माँ, चल निकल।
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित है जैसे डेंगू होता है। हाँ भाई, जीका और डेंगू तो एक ही मच्छर से होते हैं। जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है जीका वायरस का। हाँ भाई, ये तो पक्का है। जीका वायरस लैंगिक रूप से संचरण होता है, और जीका वायरस अगर तुमने पढ़ा हो तो अफ्रीका में काफी न्यूज में था, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। और ये भी बोल रहा है पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं होता है या होता है, ये बोल रहा है कि अगर जेनेटिक उसके द्वारा पॉसिबल है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं कि संचारित होता है, उसी से होता है कि नहीं होता है, ये मुझे थोड़ा डाउट है, तो इसको अभी ठीक करके चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट में देखेंगे क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम टी कर रहे हैं, काफी क्वेश्चंस में लगा के चल रहे हैं। मोटर वाहन के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस एक मानक चिन्ह अनिवार्य है। ये बात तो सही है भाई साहब। अब अगर आप ट्यूब ले रहे हो, टायर ले रहे हो, तो उसका किसी का कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, है कि नहीं काजल? कैमरा ऑफ करने से भी का भी तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो भाई बिल्कुल स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। एग मार्क एफएओ द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र। फिर से एग मार्क एक स्टैंडर्ड है, उसको एफएओ ऑर्गेनाइजेशन देता है। क्या आ गया फैक्ट? तो मैं इस पे जैसे आएगा दिमाग लगाऊंगा अपना, जनरली मैं इस पे नेगेटिव जाऊंगा, लेकिन एक तो पक्का मुझे सही लग रहा है, या तो मैं इसमें जाऊंगा या मैं इसमें जाऊंगा। इट इज राइट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है अभी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या क्या लाभ है? यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिससे उनके उत्पाद गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। नेशनल एग्री नेम के बारे में पूछ रहा है। दोनों स्टेटमेंट जेनेरिक है। ठीक है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है क्या जो वो है, लेकिन कृषि वस्तु के लिए सर्वसुलभ सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल है। क्या ये पॉसिबल है? वन मिनट ना, मैं आता हूँ ना, एक मिनट। ज्यादा लंबा तो नहीं हो रही क्लास? थोड़ा स्पीड से करते हैं ना, तुम भी बोर हो रहे होंगे, ऐसा टाइम है, ऐसे टाइम पास ही चल रहा है। चलो, तो सर्व भारतीयों के लिए एक व्यापार पोर्टल है, बात तो सही है। कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी इससे पॉजिटिव चीज उपलब्ध करा रहे हैं। दोनों जेनेरिक स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो गलत कराने के चांस, तो आंसर इज और सी। चलें आगे, इजी क्वेश्चन था, किसी का तो गलत नहीं हुआ हुआ है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह दोहा विकास एजेंडे और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मे भी कि हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई हो जो दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते की बात और जुड़ा हुआ है। देख, थोड़ा सा फैक्ट है, लेकिन इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। तो देख ले, औद्योगिक नीति संवर्धन विकास विभाग भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है, डीआईपीपी। ये एक फैक्ट है, बट ये फैक्ट राइट, क्योंकि डीआईपीपी ही ये सारा काम करता है। और अगर हम मान लो कि जैसे अभी मान लो ह्यूमन राइट पे कोई हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं, तो यूएनएचआर की गाइडलाइन को तो हम ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। उस चीज का जो पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है या पायनियर जो गाइडलाइन कभी बनाई हुई है किसी ने, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो जब भी लगे कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई है, अगर वो डेमोक्रेटिक है, इंडिया ने उसको अपनाया हुआ है, इतना तुम पढ़े हुए हो, तो तुम्हारा आंसर जनरली सही होगा।
इसमें मेरे हिसाब मैं इसमें थोड़ा-सा डाउट रखूँगा, लेकिन ये तो पक्का दूसरा सही है। ये फैक्ट की वजह से तुम गलत कर सकते थे, तो गलत होने के चांस है इस सवाल के, लेकिन ये दूसरा मुझे पता है। दूसरा तो पक्का सही है, इन दोनों में से बी करके निकल लूँगा मैं अब। बहुत सारे बी कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल तुम्हें नहीं आएँगे, उनके लिए पैनिक नहीं होना है। ठीक है? कीप काम एंड स्टडी हार्ड, कीप कैमरा ऑफ एंड स्टडी हार्ड। कौन है ये? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कांतिपेय उपबंधों के अधीन के सिवाय निम्नलिखित में से किसका शिकार नहीं किया जा सकता? भाई शिकार तो किसी का भी नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं किसी का शिकार ये। घड़ियाल का कर सकते हैं? नहीं। भारतीय जंगली गधे का कर सकते हैं? नहीं। जंगली भैंसे का कर सकते हैं? नहीं। किसी का भी शिकार नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट शेड्यूल 4 या 6 था उस टाइम पे। अब तो मेरे हिसाब से उसको बदल दिए। ठीक है, तो आंसर इज डी। चलो। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में सही है? यह कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दी गई है क्या कर्तव्य को पूरा करने के लिए विधायी लीगल? नहीं भाई, कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है? ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। हो सकते हैं कुछ हो, लेकिन सभी उससे संबंधित नहीं होते। इसका आंसर इज़िली आप लोग क्रॉस करोगे, आंसर इज फिर से इसमें कोई डाउट वाली बात। कौन-सा सही सुमेलित है? ये है तुक्का, इतना मुझे याद नहीं है, अभी बाद में देखूँगा। चलो। निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन-सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? कौन-सा शामिल नहीं है? ठीक है, ईज़ी सवाल था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में विचार कीजिए। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगा? क्वालिटी इंश्योर करने का काम करेगा। देखते हैं भाई क्या है। क्यूसीआई का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ऐसा किसने कहा कि कोई मंत्रालय कर रहा है? कोई फैक्ट दिया है इसने? नहीं दिया। भाई भारत सरकार ने उसको एज़ ए कुछ ना कुछ तो सपोर्ट दिया ही होगा। अगर वो इन्होंने डिफरेंट उसने क इंडस्ट्रीज़ ने किया होगा। तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, सही है, पॉजिटिव। क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग सरकार द्वारा नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की स्तुतियों पर प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये एक फिर से फैक्ट था। अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो इसको क्रॉस कर देता, लेकिन ये एक फैक्ट था, तो ये भी जनरली सही है। शहर आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन-सा सही है? भारत सभी वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी एडीबी, एपेक, आसियान की सहभागिता से करता है। काट दूँ? 4 ऑर्गेनाइज़ेशन आएँगे भाई साहब, इनको औरों को काम नहीं है कि एडीबी भी आएगा, एपेक भी आएगा, आसियान भी आएगा, तो 2 तो काट दिया। देखते हैं। प्रथम एपमेक भारत में 2006 में संपन्न हुआ था, जिसका विषय उभरते विश्व के रूप में नीति, प्रतिक्रिया और शासन था। मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब भी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन आए और उसकी थीम पूछ ले और वो एक टाइम बहुत पुराना टाइम पूछे, तो वो जनरली गलत होता है एज़ पर और ये मैं तुमको बता चुका हूँ ना ये? अरे याद है तुमको? अरे सुमन, तुम्हें याद है? क्या है तुम्हारा नाम सुमन पूरा? सर सुमन लोम रोड। लोम रोड? तुम्हारा घर लोम रोड पे है? नहीं कोई रोड है उसका नाम लोम बनाया हुआ है, उस पे लोमड़ी घूमती है। पता नहीं सर, ये तो कहाँ से? झुंझुनू से? नहीं, नागौर से। अच्छा, नागौर से। अच्छा, ओबीसी? हाँ, मैं रहा हूँ भाई तुम्हारी तरफ, तो मुझे पता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? भाई साहब, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से पता चल रहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बना हुआ? देखते हैं।
स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बना हुआ? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना, नाम से पता चल रहा है स्मॉल स्मॉल दूँगा भाई, एक पक्का सही है, एक पक्का सही है, एक पक्का सही। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, मैं भी दूँ। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई साहब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करेंगे कि युवा उद्यमियों को भी पैसा देंगे, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में और उनको व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अरे भाई कुछ लोन दे, कुछ फंड दे, कैसे प्रोत्साहित करेगा कुछ तो बता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी युवा उद्यमी हो उनको बैंक में लाएगा और उनके 10-10 डंडे लगाएगा कि तुमने आज ये काम क्यों नहीं किया? चप्पल उतार के, चलो आ जाओ भाई। और प्रोत्साहन दे रहे साहब, हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सर इस ए ठीक है? कितने लोगों को गलत था ये? खूब का दबा के गलत किया होगा, ऐसे सवाल तो तुम पढ़ते तो हो नहीं सही से। और सुमन लोमरो और तेरा भी गलत था और तूने कमांडो की टी-शर्ट कैसे पहनी हुई है ये? नहीं सर, मेरा सही था, मैंने ये पहले पढ़ रखा था। ये कमांडो वाली टी-शर्ट कहाँ से ले आई तू? ब्लैक कैट ये सर किसी से ले ली। किसी से ले ली? चलो भाई। हाँ भाई नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि ये क्रियाशील बनाता है किसको? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि को, चरित्र को बनाता है भाई। तुम्हारा चरित्र और बुद्धि एक्टिव हो गया है, इसी वजह से हो गया है। ठीक है नहीं? कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली प्रवृत्तियों का चल निकलना भाई। गतिशील और दूरदर्शिता युक्त एक बेहतर व्यक्तित्व, ये बात भी सही है। समर्पित दल कार्यकर्ता को, हाँ भाई समर्पित दल कार्यकर्ता तो बनाते हैं बीजेपी और आरएसएस, तो लोकतंत्र ही बना रहा है उसको। चलो भाई कौन सा रहा? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को उत्कृष्ट गुण है, क्रियाशील बनाता है और गतिशील और दूरदर्शिता युक्त एक बेहतर व्यक्ति को। सही है? प्रैक्टिकल है कि नहीं? यूपीआई के बारे में पूछ रहा है। सर्वाधिक संभावना क्या है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा इस डिजिटल मुद्रा ले लेगी। ऐसे फर्जी स्टेटमेंट आए ना उधर ही निकाल के मारा करो लैपटॉप कान पे। ठीक है? ऐप 42 का आंसर क्या है? मे बी ए, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है? बाद में बी करके चलते हैं। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कार्य करने से निम्नलिखित में से किसकी संभावना अधिक है? ऑनलाइन भुगतानों के लिए पेमेंट वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। एफडीआई में भारी वृद्धि होगी। क्या भाई एफडीआई का क्या मतलब है? निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडी और प्रत्यक्ष अंतरण डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, ये बात तो सही है। और ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात भी सही है। अब देख रहा है कि क्रियान्वयन सर्वाधिक संभावना क्या होगी यूपीआई के एक्टिवेट होने से। अब देखो, निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडीज का प्रत्यक्ष डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ये कैसे आप डिसाइड करोगे जी? और अभी इनइफेक्टिव है, ये कैसे डिसाइड करोगे? काट दो, आंसर इज ए। ठीक है? अभी देखते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल सबको ही पता है ब्लैक होल से संबंधित है। क्या आएगा? सूर्य चंद्र ग्रहण की नहीं, पृथ्वी के कक्षाएं उपग्रहों की स्थापना नहीं, पृथ्वी पर जीव जीव की उत्पत्ति नहीं। सही ए। ठीक है? इजी क्वेश्चन था, ये किसी का गलत तो नहीं हुआ? हाँ भी आरती, जो ये किताबों की रैक के बगल में बैठती है। सही था तुम्हारा ये सवाल? और ये कैमरे पंखा दिखाने के लिए ऑन रखती हो क्या तुम? देखो जी सर, मेरे रूम में आपके पास क्या है? मेरे पास पंखा है। चलो भाई नेक्स्ट।
भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? किस प्रकार भविष्य में उपयोग किया जा सकता है? चलो भी देखते हैं कौन से सही है। ठीक है। इसका प्रयोग फसलों के पोषी रोगाणु संबंधों को समझने की किया जा सकता है। हाँ भाई, जीनोम सीक्वेंसिंग का रोगाणु संबंधों को समझने में तो किया ही जा सकता है। 3 तो पक्का सही है। चलो भाई। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में आवश्यक समय को घटाने में मदद करती। बात भी सही है। ये भी पॉजिटिव है। तो भी सही है। इसको काट दो। विभिन्न फसली पौधों के रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णु के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभियान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। बात तो सही है। आंसर इज डी। कितने लोगों को गलत है ये? और नवीन लेट के क्लास ले, आराम से लेट जाए, एकदम रोड पे लेट जाए, एकदम बिल्कुल सीधा मत, बैठना मत। भाई 6 लोगों का गलत था ये सवाल। फिर से हाथ खड़े करना, जितने कितने लोगों का गलत था। बेटा साइरिन, तू अपना नाम बता पहले तो क्या है? कैमरा ऑन करके। ये जीनत अमान ने भी कैमरा ऑफ किया हुआ है, साइरिन ने भी किया हुआ है। क्या चक्कर है भाई तुम्हारा? हाँ साइरिन, बताओ तुम्हारा गलत क्यों था? अरे वो तो मुझे पता है, प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे ये बता मुझे। शायरी लिखते थे क्या तुम्हारे अब्बा? तो उसको साइरिन कर दिया। कीप काम एंड स्टडी हार्ड। कहाँ गई तुम? चलो तो भाई, ये तो कॉमन सेंस वाले सवाल थे, इनको गलत मत किया करो। तुम क्लास के बाद अपना नाम बताओगे मुझे, ठीक है? चलो। संसदीय स्वरूप में शासन का क्या लाभ है? क्या लाभ है भाई संसदीय शासन के स्वरूप का? बताओ साक्षी, क्या लाभ है? तुम ही साक्षी हो इस सवाल की, बताओ क्या आंसर है इसका? ममता दीदी भी तुम्हारी तरह रही होगी एक टाइम पे, ऐसे ही एकदम बंगाल की सीएम बनना होगी तो। अरे आंसर तो मुझे पता है, आंसर मत बताओ, मुझे ये बताओ कि ये कैसे काटा? दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अरे भाई इसका क्या मतलब है? कार्यपालिका विधान उस पे डिपेंड रहेगी। नीति अध्यक्ष, चल निकल। अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? मोदी जी कुछ भी बदल देते हैं। चलो आंसर इज सी। चलो। कौन से अधिकारों कर्तव्य की, भाई देखो मैं इस सरकार का प्रो गवर्नमेंट आदमी हूँ, तो मैं सरकार की तारीफ करता रहता हूँ, इसलिए मतलब सत्ता पक्ष की तारीफों के लिए उनका नाम लेता रहता हूँ। ऐसा ही मेरा मंतव्य है और ऐसा ही मेरा उन बातों का निहितार्थ है, कोई और चीज ना समझे। है कि नहीं साक्षी? कहाँ से हो तुम? कहीं तुम टीएमसी को समर्थन नहीं करती हो? यूपी से हो? मुझे तो लगा तुम बंगाल से हो। चलो कोई नहीं। कौन से अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है भैया? मनप्रीत तू बताइए। पेन को इसके अंदर घुसा दे, कैमरे के अंदर ऐसे करके निकाल दे मेरी गर्दन के आर पार। कर्तव्य और अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से सहसंबंधित है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य जरूरी है, अधिकार चल निकल। नागरिकों के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार नहीं कि कर्तव्य, चल निकल। अधिकार व्यक्तिगत है, समाज कर्तव्य स्वतंत्र है, चल निकल। तीनों फर्जी ऑप्शन बना रखे हैं। कुछ भी फेंकने के लिए लिखा जा रहा है। और कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल था ये? मिनर्वा मिल केस। ठीक है। एक जावेद बनाम हरियाणा राज्य वाला केस था। भारत के संविधान के निर्माताओं के मत के निम्न में से किससे प्रतिबिंबित होता है? संविधान निर्माताओं का मत, अरे भाई नाम से पता चल रहा है किसमें सारे संविधान की समरी क्या है? प्रस्तावना। आंसर इज इजी सवाल था, फर्जी था ना? अगर आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा करते, पहले तो मुझे कोहिमा और कोट्टायम समझने में दिक्कत रहेगी। चलो देखते हैं। कोट्टायम केरला, कोहिमा, कोहिमा क्या है? नागालैंड की राजधानी। यहाँ से यहाँ तक कितने राज्य प्राप्त करने पड़ेंगे?
भाई तेरे को तो फुर्सत में दिखूंगा, टी लगा के। लास्ट में मिलता हूँ, रात में बात करते हैं तुमसे, पेपर खत्म होने के बाद। भारत के संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद की मैं मजेदार चीज बात बताऊं, इसमें मैंने क्या किया था एग्जाम के अंदर। उस टाइम मैं ऐसे निब्बा टाइप ही था, मतलब नए-नए अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कहा यार 7 ही फेवरेट अंक के 7 लगा देता हूँ, आंसर सही हो गया। अभी बता रहा हूँ ऐसे फर्जी चीज़ें कैसे करता था। 48 में मल्टीपल ऑप्शन होता है तो फिर सारे सही हो जाते हैं। मूल कर्तव्य में भी है, मूल अधिकार में भी है, डीपीएसपी में भी, सब में, चारों में। चल 50 कौन-सा प्रयोग किसके द्वारा नियंत्रण करता है सरकार को? स्थगन प्रस्ताव ठीक है, प्रश्नकाल ठीक है, अनुपूरक प्रश्न ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ लेना, बेसिक पॉलिटी है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर इज डी। अब मुझे बताओ सारा पेपर कर ले या अभी छोड़ दे तुम लोगों को शांति जीने के लिए? कर दे सारा पेपर? कर दें सर, कर दें। चलो 2 मिनट का गैप ले लो तुम लोग, क्योंकि मेरे को बोलना बहुत पड़ता है यार, ना मैं पानी-वानी पी लेता हूँ, ठीक है? फिर शुरू करते हैं, 2 मिनट का पॉज़, 2 मिनट का मौन मेरे लिए। जिंदा हूँ मैं वैसे, मरा नहीं हूँ, पर 2 मिनट का मौन रख दो मेरे लिए, पानी-वानी पी लो।
आवाज आ रही भाई? शुरू करें? चलो। तो अभी मैं यार एक रील देख रहा था कि उसमें क्या होता है कि एक विधायक मना रहा है किसी को कि भाई अब हम विधायक जी आ गए हैं, उठा के ले आएंगे तुम्हारी लड़की को, नीचे उतर जाओ, उसकी शादी वादी नहीं हो रही तो तुम लोग भी ऐसे चढ़ जाओ, कोई कि पे यूपीएससी या पेपर दे दो मुझे पहले, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। मेरी नहीं। चलो भाई। कौन सा एक काकतीय राजवंश के दौरान महत्वपूर्ण समुद्र का पत्तन था? अपने को नहीं पता भाई, बाद में देखेंगे। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस बनाया है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ग्लोबल है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूरोपीय संघ के पहले, तो इसको नाम ग्लोबल क्यों दिया है? इसका नाम यूरोपीय संघ देना चाहिए था। ये लक्ष्यधीन विकासशील देशों को उनकी नीतियों, बजटों के जलवायु परिवर्तन, एकीकरण, तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बात तो सही कर रहा है। ठीक है। इसका समन्वय WRI और WBS विश्व व्यापार परिषद करता है। तो भाई अब देखो, दो तो पक्का सही है। सही है। अरे स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हटाना है अपने को। अब या तो 3 हटा दें या फिर 1 हटा दें। अब देखते हैं। इसका समन्वय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड विश्व व्यापार परिषद कर रहा है भाई साहब। धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद। मैंने बोला 2 ऑर्गेनाइजेशन जब भी आ जाए वो तो पक्का गलत होगा ही होगा, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो 3 तो पक्का काट दो भाई, 3 काट दो, 3 काट दो आंसर। अब हमें नहीं पता ये, तो फिर ये इसकी पहल है। ठीक है। प्रायोरिटी चूज करो। चलो। धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सौत्रांतिक और सम्मतीय जैन संप्रदाय से संबंधित है। इसने किसको चेंज कर दिया? बहुत अच्छे। सर्वास्तिक की मान्यता है कि ये क्षणिक नहीं है और अव्यक्त सदा और विद्यमान रहता है। नाम से पता चल रहा है कि सर्व अस्तित्ववाद समय हमेशा क्षणिक नहीं होता, हमेशा विद्यमान रहता है। आंसर भी मैं करवा चुका हूँ पहले से इस सवाल को वहां। ठीक है। किस देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है? बताओ। जॉर्डन की। जॉर्डन की। जॉर्डन तुम्हारी सीमा मिलती है? ये तो तुम्हें पता ही होगा, इतना तो तुम पढ़ ही चुके हो। जैसे एक काटोगे तुम्हारे पास आ गया, या तो ये है या ये है। अब 3 तो पक्का आंसर है ये। ठीक है। अब देखना है 4 है, सीरिया है, 2 कौन सा है, दूसरे पे इराक। इराक की मिलेगी। आंसर इज सी। ठीक है। इजी था। चलो। राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि बनाइए, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? नीति आयोग का एक अंग है, और नीति आयोग क्या करेगा? निधि फंड बनाने लग गया, तो फिर नीति आयोग का मतलब ही क्या रहा? योजना आयोग को खत्म किया। वर्तमान में इसके कॉर्पस 40,000 करोड़। अरे भाई साहब, एक जीरो बदल दी भाई। 40, 4 4 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 40,000 करोड़। तब इसने कुछ ना कुछ डेटा हेरफेर किया है। तो 55 इस आंसर क्या होगा? ठीक है। जेनेरिक स्टेटमेंट था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय निवास और NIIF, NIIF कौन इसको रेगुलेट कर रहा है, कौन इसका माई बाप है और किसके अंडर ये काम कर रही है। यहाँ तो दोनों फैक्ट थे, ये भी फैक्ट था और ये भी फैक्ट। और नीति आयोग का इस तरीके से कोई काम नहीं। कोई कोई इंडेक्स इंडेक्स निकालना होता तो नीति आयोग काम कर रहा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नाम से पता चल रहा है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ग्लोबल लेवल पर काम करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए क्या बात कर रहा है भाई? गैर सरकारी क्षेत्रों और संस्थागत निवेशकों की पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक ने इसको आरंभ किया है, जो जटिल अवसंरचनाओं के निर्माण में गैर सरकारी सरकारी PPP भागीदारी की तैयारी और संरचना निर्माण में सुकर बना। वर्ल्ड बैंक ऐसा काम कर सकता है। OECD यूरोपियन यूनियन का काम करता है और विश्व के प्रमुख बैंकों के सहयोग से उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित है जिन्हें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है। भाई अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं। OECD और वर्ल्ड जो विश्व के बड़े बैंक है, बैंक्स मिलकर क्या किया है कि उनको फंडिंग करेंगे साहब, जिनको गैर सरकारी, जिनमें जो नॉन गवर्नमेंट से पैसा उठाने में सक्षम है। अरे भाई वो तो पहले से दूसरे से पैसा उठाने में सक्षम है, उनको पैसे देके क्या करोगे आप?
अंकटाड द्वारा वित्त पोषित उपक्रमण जो विश्व के अवसंरचना विकास को वित्त पोषित करने में सुकर बनाने का प्रयास करता है। ये हो सकता था, लेकिन ये क्या बात कर रहा है कि वो उपक्रमण जो विश्व की अवसंरचना के विकास को वित्त पोषित करने के लिए सुकर बनाने का प्रयास करता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? भाई स्टेटमेंट तो क्लियर करो एकदम। ये इसने एशिया की बात कर दी, आंसर इज बी। कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो, लोकसभा के निर्वाचन के नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाला किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है क्या? जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। फिर से देखो, निवासी है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम निर्वाचन सी भारत के किसी भी नागरिक द्वारा 17-15 साल के लड़के से करवा दो, 12 साल के लड़के से करवा दो। आंसर इज सी। ठीक है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या बात कर रहा है भाई? पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या बात कर रहा है भाई? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में। ये तो रिपीटेड है। ठीक है, आंसर इज बी। तुम्हें 3 ही पता करना था पहले। सही है। ये कितने राज्यों में तुम्हें पता होना चाहिए, कितने राज्यों में तुम्हें पता होना चाहिए, फैक्ट है दोनों में। और मैंने बोला जहाँ पे 3 क्वेश्चन में फैक्ट आ जाए उनमें से एक पक्का सही होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? रक्त में ऑक्सीजन को मापने के लिए। वन परिस्थिति तंत्र ऑक्सीजन, जलीय तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। हाँ भाई, बेसिक कंसेप्ट है एनवायरमेंट। चलो, यूएन हैबिटेट की कोई मिशन है, ठीक है, उसकी भूमिका के संदर्भ में कौन से सत्य है? चलो देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तीनों में कॉमन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यायवास, सुरक्षा, पेयजल, आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने में गरीबी कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र योगदान प्रदान करता है यूएन हैबिटेट। सारी पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा है कि भाई साहब क्या करेगा, तो पेयजल पहुंचाएगा, स्वच्छता बढ़ाएगा, गरीबी कम करेगा, योगदान। 3 तो पक्का सही। ठीक है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कोई फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसके साझेदार सिर्फ सरकारी और स्थानीय सरकारी है। क्या बात कर रहा है भाई? सिर्फ ओनली। चल निकलना, निकल निकल। आ गया आंसर? कितने लोगों को गलत था? गलत वाले महानुभाव हाथ खड़ा करे। अरे सायरिन, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? कैमरा ऑन करने के लिए बोला है। और ये ऐश्वर्य वर्मा। एनएसक्यूएफ राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है भाई साहब। ठीक है, एनएसक्यूएफ के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन को एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य का संचरण है। ये बात तो सही है कि भाई साहब ये आपकी व्यावसायिक शिक्षा है, ये आपकी एजुकेशन है, और उसमें एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो ये बात तो सही है, पॉजिटिव चीज की बात कर रहा है। लेकिन पहला देखो, एनएसक्यूएफ की पहला स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एनएसक्यूएफ के अधीन जो शिक्षार्थी है ना, सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा से प्राप्त कर सकता है। तो भाई उसका कौशल योग स्किल फ्रेमवर्क क्यों बनाया आप लोगों ने? समझ रहे हो मेरी बात? इसका नाम ही आपने एनएसक्यूएफ का नाम आप औपचारिक शिक्षा से ही कैसे प्राप्त करोगे? कुछ तो ऐसा प्रोविजन होगा ना जिसलिए ये तो आपने फ्रेमवर्क चलाया होगा। ठीक है, और ये ओनली वर्ड तुरंत क्रॉस कर दो। डायआर्की सिद्धांत किससे संबंधित है? ये तो तुम्हें पता ही है, डायआर्की क्या है। पता है ना? क्या है आंसर? क्या है आंसर? देखो, केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन। क्या बात कर रहा है भाई? 2 सरकारें, चल निकल। 2 शासन समुच्चय, चल हटाओ। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में स्थानांतरित विषय। अब देखो, नेशनल कैरियर सर्विस के बारे में, कोई नेशनल कैरियर सर्विस, कोई भी सर्विस संभाल लो, ऐसे समझो।
नेशनल कैरियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है, डीओपीटी का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं एग्जाम में होता तो इसको क्रॉस कर देता, लेकिन दिमाग लगाता कि नेशनल कैरियर सर्विस है वो किसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि कैरियर सर्विस है, नेशनल कैरियर सर्विस है और डीओपीटी के अंदर एक उपक्रम है, उसके अधीन है। तो मैं मुझे ये पता है कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन गलत रहता है। अगर मैंने इसको नहीं पढ़ा होता तो बता रहा हूँ। नेशनल कैरियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं को रोजगार का अवसर बनाने के एक मिशन के रूप में प्रारंभ किया। अरे भाई, आपने स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया है, आपने वो एक स्किल के लिए एक और थे ना, एक स्कीम और बनाई थी इन लोगों ने अभी कि उनको फॉर्मली वो नहीं है तो उसके पास स्किल मैपिंग करेंगे और फिर उनको रोजगार देंगे। तो भाई साहब वो है अशिक्षित के लिए, इसको नेशनल कैरियर सर्विस में क्यों जोड़ रहे हो कि इनका करियर बना देंगे अशिक्षित युवाओं का। आंसर इज डी, इसमें कोई डाउट। एस फॉर ए करंट अफेयर था तब का, नाम से पता चल रहा है। दबाव परिसंपत्तियों का धारणीय संरचना पद्धति, स्कीम फॉर सस्टेनेबल रीस्ट्रक्चरिंग। जो भी स्ट्रेस सेट है बैंकों के अंदर जिस पे दबाव बना हुआ है, जो एनपीए साइड टाइप की है, उनका किस तरीके से आप रीस्ट्रक्चर्ड करोगे, देखते हैं भाई। यह केंद्रीय सार्वजनिक बैंकों के बारे में सरकार की विनिवेश की योजना है पॉसिबल है। एस फॉर ए, ये सरकार द्वारा हाल ही में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण, भाई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अलग था, एस फॉर ए अलग है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का तो सिस्टम ये था कि आप इंसॉल्वेंट हो गए तो उस पैसे को कैसे वसूलेंगे। यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। नाम से पता चल रहा है पुनर्संरचना, स्ट्रेस एसेट का स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग। अगर तुम कनेक्ट करते तो आराम से इसको लगा सकते। परिस्थिति की कीमत कुछ भी फर्जी बना रहे, कौन सा सही है। ठीक है, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकरण करने के लिए सीसीएसी G20 समूह की अनोखी पहल। ठीक है, पता चल रहा है मैं क्यों काट रहा हूं, मैंने क्रॉस क्यों किया, पता चला भाई। कितने लोगों को पता नहीं चला कि मैंने इसको क्रॉस क्यों किया। कोई ऐसा है जिसको ओह, अभी भी 5 लोगों को ये लग रहा है कि मैंने इसको क्रॉस क्यों किया। भाई तुम्हें इतनी बार बता चुका हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत दे रखा है। और G20 का क्या काम है, वो जलवायु प्रदूषण से यूएनईपी कर रहा होता है ना ये काम सारा। यूएनईपी, यूएनएफसीसी, आईपीसीसी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट वाले, वो कर रहे होते। इस भाई G20 वाले का क्या काम है उधर। काट दो। सीसीएसी मेथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है, बात सही है। पर केंद्रीय, ये तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ओनली सिर्फ इन्हीं पे करता है, उनमें से कुछ ये होंगे उन पे ध्यान केंद्रित करता है। आंसर जेनेरिक आंसर है। इंडियन ओशन डायपोल के बारे में नाम से पता चल रहा है, इंडियन ओशन डायपोल। ये इंडियन ओशन है, इसके बारे में कुछ घटना कर रही है। ठीक है, आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत, अरे भाई प्रशांत महासागर में तो इसको इंडियन ओशन डायपोल क्यों बोल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि इतने सारे परिवार है तो इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, वही वाला हाल है। अगर प्रशांत महासागर ने तो इसको इंडियन ओशन डायपोल क्यों बोल रहे हैं, इंडियन इंडियन ओशन पैसिफिक डायपोल बोलना चाहिए। आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, बात तो सही है। अल नीनो प्रभावित कर सकती है, जेनेरिक स्टेटमेंट है कुछ। भाई आईओडी परिघटना किसी पे तो इम्पैक्ट डालेगी, कुछ तो उसका इम्पैक्ट होगा, तो ही तो उसका नाम है। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आंसर निब्बो। घड़ियाल को देखना चाहते हैं तो कहाँ जाओगे, मैंग्रोव में तो घड़ियाल मिलेगा नहीं, वहां तो मगरमच्छ मिलेगा। पुलिकट झील कहाँ है। ये फिर से वो है उसका तटवर्ती क्षेत्र है। फिर दीपोर बिल कहाँ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। असम, चंबल नदी, बेसिक आंसर। रिपीटेड थी, रिपीटेड थी। कुछ नहीं है, मैं बिना काम में दिमाग लगाना बंद करूँ। चलो अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं।
इंडियन ओशन लेवल सिम्पोजिशन बनाया भाई साहब किसी ने। आईओएनएस भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। पता नहीं भाई। आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर के समुद्र तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला मैं काट दूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा कि भाई 2015 का अब क्यों, पर यार 2017 का पेपर है तो 2015 का पूछ सकता है इस तरीके से तो, ठीक है। लेकिन भारत की नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था या नहीं हुआ था और 2015 में पहली बार हुआ था या कि नहीं हुआ था, ये थोड़ा डाउट है, ठीक है। ये मेरा डाउट है कि ये भी तो बोल सकता है आईएनएस भारत में 2015 भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में होती है। ये बोल रहा है प्रारंभी, इनिशियल वाला, इनॉग्रल वाला। नहीं भाई, मोदी जी नाच नाच की सारी दुनिया बदल देते, 2015 में आईएनएस करवा देते। बोधिसत्व का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी कहाँ पे? अजंता एलोरा में, हर जगह पर अजंता की चित्रकारी थोड़ी ज्यादा फेमस। कौन सा सही सुमेलित है ये मैं करवा चुका हूँ, नाम से पता चल रहा है। वारी वारकरी नाम से पता चल रहा है, मराठी संथालियों का काम क्या है। चालीहा साहिब सिंधियों का नाम से पता चल रहा है। नंदा राजा जाता यात्रा गोंडो का नाम नहीं से पता चल रहा है। ये कोई नंद राजा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वाला नाम लग रहा है। आंसर इज कौन सी कृषि में जल संरक्षण की में कौन सी कृषि पद्धति जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है ना ऐसे ऑप्शन की कौन सी सहायता कर सकती है, तो जनरली सारी चीजें ही सहायता करने वाली देगा। बस एक वर्ड फैक्ट ढूंढने का ट्राई करना, अगर मिल जाता है तो उसको क्रॉस कर देना। इस वाले में देखो, भूमि में शून्य जुताई, हाँ भाई, कार्बन प्रच्छादन में काम करती है, संरक्षण में मदद करती है। 2024 में फिर से सवाल आया है इस, एक तो पक्का आंसर है। चलो इसको निकालो। खेत में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिप्सम का प्रयोग करते हैं लोग बाग उसमें, फसल उसके लिए, किसमें, जल संरक्षण में। लेकिन ये जल संरक्षण में कैसे सहायता करेगी मुझे नहीं पता। फसल अवशेषों को खेत में रहने देना, पक्का 3 तो पक्का सही है। तो आंसर इज 1 एंड 3। जिप्सम का प्रयोग किस तरीके से फसल जल संरक्षण में मदद करेगा, ये मुझे नहीं पता। ये अगर ये होता उर्वरता बढ़ाने में कौन सा सहायता करता, तो ये पक्का यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जल संरक्षण में कैसे मदद करेगा, थोड़ा क्लियर नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में देखते हैं। सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, अरे भाई पागल हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड बोल रहे हैं, सॉइल का हेल्थ कार्ड बनाएंगे हम, उसमें सिंचित क्षेत्र का विस्तार कैसे कर देंगे? कृषि क्षेत्र में उर्वरकों उपयोग को रोकना, 3 तक का आंसर है। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा का आकलन और बैंकों का समर्थन बनाना, अरे भाई कितने लोगों का कैसे दे पाओगे, उसका डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, बैंकों को किस तरीके का लोन देगा, उनका क्या स्टैंडर्ड है, किस तरीके से पेमेंट करेगा। आंसर इज सी। चलो, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, इनमें क्या-क्या है? देखो चाइनीज़ फ़ास्ट फ़ूड में मोनोसोडियम ग्लूमेट मिला था क्योंकि उस टाइम क्या था कि मैगी न्यूज़ में था। तो 3, 3, 3 ये तो पक्का था। लिपस्टिक में शीशा होगा ही होगा, जनरली। और शीतल पेय में कितने शीतल पेय, कितने टाइप के शीतल पेय हैं? अगर उनमें से किसी में भी ब्रोमीन युक्त वनस्पति तेल यूज़ हो गया तो अपना तो काम हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं इसको 2 सही करूँगा, 2 भी सही करूँगा और मैं इसमें डी कर दूँगा आंसर आराम से। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। लेकिन लिपस्टिक को ऐसे लूँगा, कितने तरीके की लिपस्टिक और उसमें किसी में एक शीशा यूज़ कर लिया तो कर लिया ना भाई। ये वैसा ही है कि एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं और उनमें किसी में एक गलती से यूज़ हो गया तो फिर हो ही गया। चलो भई यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलो खींचते हैं। ओएलईडी के बारे में तुम लोग जिस स्क्रीन पे देख रहे हो मैक्सिमम लोगों के पास ओएलईडी, जिस डिस्प्ले में देख रहे हो, कुछ के पास एलसीडी होगी, कुछ के पास ओएलईडी हो, ठीक है। ओएलईडी नम्य प्लास्टिक से निर्मित किए जा सकते हैं। हाँ जी भाई, किए जा सकते हैं। ओएलईडी को वस्त्रों में बनाए जा सकते हैं। डिस्प्ले जब मोबाइल की डिस्प्ले ओएलईडी की बन जाती है, रोटेटिंग डिस्प्ले हो जाती है, फोल्डेबल फ़ोन आ गए तो तुम्हें अंदाज़ा लगा सकते हो। ओएलईडी का प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्शन समूह, हाँ भाई कुछ तो संभव होगा ही होगा पारदर्शी। वो सीरीज़ देख लेना है कौन-सी एवेंजर, और उसमें जो टोनी स्टार्क करता रहता है ना वो फ्लैट स्क्रीन पे वो पारदर्शी वही। आंसर इज़ सी। कौन-सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ये मैं तुम्हें बार-बार करवा चुका हूँ। अमरकंटक और ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर तो नाम से पता चल रहा है शिव का है। 3 काट दो, 3 काट दो, 3 काट दो। सही इजी क्वेश्चन। फर्जी सवाल थे ऐसे, ऐसे पेपर फर्जी आता है, बस तुम ही लोड लेते रहते हो। अभी देखो कैसे उड़ाते हैं इसको। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा निर्वाचित जीतने वाले उम्मीदवार के घोषित करने के लिए मतदान का 50% तब तो कोई सरकार ही नहीं बना पाता। ठीक है? भाई जीतने के लिए को 50% वोट चाहिए। भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। और भारत के संविधान में ऐसा प्रोविज़न है। क्या ऐसा संभव है?
मैंने तुम्हें बोला जब भी ये स्टेटमेंट आ जाए भारतीय संविधान में तो ऊपर जनरली गलत होता है आंसर। ये सारे रूल भी लगाता जा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मैं दूसरा वाला उस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, अभी बस तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय 1991 में आर्थिक नीति उदारीकरण के बाद गठित हुआ? जीडीपी में कृषि का अंश वृहत रूप से बढ़ गया। नहीं भाई, कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। 2 और 3 तो पक्का सही है, तो चौथा स्टेटमेंट पढ़ना है। भारत की विदेशी विनिमय भंडार वृहत रूप से बढ़ गया। हाँ जी भाई, बढ़ तो गया है। लेकिन वृहत रूप से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये थोड़ा सवाल है। तो वृहत रूप से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, क्या कहते हो? बिल्कुल बढ़ गया भाई साहब, 700 के आस-पास हो गया उस टाइम, 2 $20-30 वो रह गया था। ठीक है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किया जा सकता है, तुम्हें ये तो पता ही है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर किस में काम होगा? इंग्लिश देखते हैं 78 की। प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल नाम से पता चला। आंसर इज सी। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक, इजी सवाल थे। एनपीसीआई पे फिर सवाल आ गया भाई। एनपीसीआई देश की वित्तीय समावेशन में सहायता करता है, बात तो सही है। ठीक है? वन मिनट ना, मैं आता हूँ। हाँ भाई, शुरू करते हैं। तो एनपीसीआई भाई फाइनेंस इंक्लूजन में सहायता करेगा ही करेगा। एनपीसीआई एक कार्ड रुपए प्रारंभ किए, जेनेरिक स्टेटमेंट है। रुपए वाला सिस्टम तुम्हें पता भी होगा इतना सा कि एनपीसीआई ने आरंभ किया। आंसर इज सी। इजी 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 सवाल। एम स्ट्रिप्स नाम से पता चल रहा है, स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप्स, जिसपे स्ट्रिप्स क्या होती है? पट्टियां। अब देखते हैं पट्टे किस पे होती है। वन्य प्राणी जात का बद्ध प्रजनन, बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव, स्वदेशी उपकरण दिक्चल प्रणाली, राष्ट्रीय टी लगा। खुद तो सवाल छोड़ दे। अब मैं मान लो टी लगा के आ गया वापस, अब मैं दिमाग लगाऊंगा कैसे इस सवाल को। अभी कर देता हूँ क्योंकि शुरू वाले बचेंगे ना फिर। बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव से संबंधित कभी कभी समाचारों में ये शब्द है कोई, बद्ध प्रजनन मतलब वन्य प्राणी जातियों का बद्ध प्रजनन। इसके एक तो हिंदी घटिया के इतना करते हैं ना साले, पता नहीं। कैप्टिव ब्रीडिंग और वाइल्ड फोना की, ओनली वाइल्ड फोना की पॉसिबल है, और उसको एम स्ट्रिप कहेंगे। इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट, ये तो तुमने पढ़ा ही है कि उसका नाम ये नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ ए नेशनल हाईवे, ये भी तुम्हें पता है। हाँ, ये हो सकता है एम स्ट्रिप के हाईवे पर ऐसे स्ट्रिप पट्टियां लगा दी और उसकी सिक्योरिटी से संबंधित प्रोविजन हो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करता है ये कि किस तरीके से वो करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व से संबंधित थी ये सारी चीज। और अगर तुम्हें नहीं आती तो इसको टिक करके छोड़ दो, इनको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। वन लाइनर क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन मिले कि 10 क्वेश्चन है और 10 में 3 स्टेट मानने वाले 3 क्वेश्चन है और 7 वन लाइनर है, तो मैं बोलूंगा ये 7 वन लाइनर छोड़ देना। अगर उनको आप आते हैं तो उनको करना, अगर नहीं आते तो उनको छोड़ के आराम से आगे बढ़ जाना। चलो भाई 81 में चलते हैं। जीएसटी के बारे में देखते हैं। जीएसटी के बारे में तीसरा देखते हैं, तीसरा काट देंगे तो अपना काम हो जाएगा। जीएसटी क्या करेगा? ये अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाएगा। भाई साहब, ये तो मुझे लग रहा है मोदी जी ने कैसे कहीं ना कहीं किसी भाषण में बोला होगा और इसने भाई ने छाप दिया। चलो आंसर। हाँ, मोदी जी के झालमुड़ी वाली वीडियो देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? अरे यार नहीं देखी, बताओ यार कैसे देखोगे यार, देखो यार प्लीज यार, तुम लोग क्या देख रहे हो देश में। मोदी जी जाते हैं 10 रुपए देते भाई साहब। मैं हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री की विजिट कराई थी, मुझे पता है कि वहां पे हमारा खाना टेस्ट करने के लिए ना एक अलग से लोकल टेस्ट करने वाला अलग आता है, बाहर से टेस्ट करने वाला अलग होता है, मतलब इतना प्रोटोकॉल है। और मोदी जाते हैं 10 रुपए का वो दे दो जी भाई साहब झालमुड़ी। अरे
तो तीसरा जैसे स्टेटमेंट काटोगे तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? ये 10 रुपए वाली झालमुड़ी कितने की दी जी? मोदी जी वो बनाना चाह रहे थे पर बना नहीं पाए। मोदी जी का सपना वो था। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड बीटीआईए कभी-कभी समाचारों में किससे संबंधित है? किसके बीच समझौता? नाम से पता चल रहा है, देखा। व्यापक आधारयुक्त व्यापार और निवेश करार। हम किसके साथ निवेश करार करेंगे? व्यापक आधारयुक्त। ईयू के साथ हमारी प्रायोरिटी रहती है। खाड़ी जीसीसी के साथ नहीं करेंगे। ये क्या है? आर्थिक सहयोग और संघाई एससीओ में भी नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन जनरली हमारे ट्रेड यूरोपियन यूनियन सेंट्रिक रहते हैं। अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें जहां पे भी यूरोपीय यूनियन लगे, देखो यूरोप ईयू और आसियान किसी देश में हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्राई करना कि इन दोनों में से एक आंसर हो। यूपीएससी जनरली इनके इर्द गिर्द फ्रेम करती है स्टेटमेंट। भारत ने डब्ल्यूटीओ के टीएफए का अनुसमर्थन किया है। ठीक है जी भाई। टीएफए डब्ल्यूटीओ के बाली सम्मेलन का एक भाग था। ठीक है जी भाई। टीएफए जनवरी 2016 में हुआ। मैंने तुम्हें बोला कि ये फैक्ट है। जैसे फैक्ट को गलत करोगे तुम्हारा आंसर। ये बेसिक कंटेम्परेरी वाले टॉपिक थे जो तुमने पढ़ रखे। चाबार बंदर का क्या करेगा भाई साहब? चाबार बंदर का क्या करेगा? पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, अफगानिस्तान मध्य एशिया तक पहुंच जाए। चलो हाँ, आईआर का विजयनगर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा घटनाक्रम पर किसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी? अरे भाई सबको देनी पड़ेगी, सेवा प्रदाता को भी देनी पड़ेगी, डेटा सेंटर को भी देनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट निकाय को भी देनी पड़ेगी, ताकि हम एक बॉडी बना सके, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके और इन सारी चीजों को रेगुलेट कर सके। कितना फर्जी काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बेसिक समझ वाली समझ है। ऐसे समझो कि तुम्हारे मोबाइल में तो कहीं तो रिपोर्ट करोगे ना। कोई कोई साइबर कोई ऐसा डेटा जो सिक्योरिटी से के लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो चला गया हो। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? तुमसे पता, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है इसका? आर्टिकल कौन बताएगा मुझे जल्दी से जल्दी? 326। 326। आज तो तू कंचन की तरह चमक गई भाई। क्या होता है कंचन का मतलब? सर गोल्ड। कंचन का रुपया मतलब पैसा, गोल्ड का होता है भाई। वही सर, पैसा रुपया ऐसे ही सम, मतलब गोल्ड टाइप्स, मनी, मनी टाइप में ना, कुछ। मनी नहीं होता कंचन का मतलब। बताओ, अब तुम्हें ये नहीं पता, अपने नाम का मतलब नहीं पता, तुम क्या बताओ? इंटरव्यू में तुमसे पहला सवाल ही ये पूछते तो क्या बताती तुम? सर वैसे मतलब ये पैसे के टर्म्स में ही पढ़े थे। अरे यार बताओ, कोने में बैठी रहती हो? एक कोना में ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हारे पीछे, सर के पीछे, उसमें सर मार मार के फोड़ लो। चलो। एलिजा। एक उसने सही लिख दिया, क्या नाम है उसका? ये शिल्पा यही काम करती रहती, सारा पता रहता है इसको। और सी सेट में फेल हो जाती है और टेस्ट पेपर देती है आधा घंटे पहले, कंप्लीट करके डाल देती है। एलिजा परियोजना का क्या यूज है भाई साहब? एलिजा क्या काम में आएगी? नाम से पता चल रहा है। विकसित लेजर व्यतीकरण अंतरिक्ष एंटीना, नाम से पता चल रहा है अंतरिक्ष का एंटीना है। क्या काम करेगा अंतरिक्ष का एंटीना? न्यूट्रिनो को संसूचन करेगा? नहीं भाई, उसके लिए न्यूट्रिनो की वेद से अलग से थी। अरे यार, एक तो ये घटिया है हिंदी ना। डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव, डिटेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। स्टडी द इफेक्टिव ऑफ सोलर प्लेयर, नहीं भाई। डिटेक्ट न्यूट्रिनो ग्रेविटेशनल वेव, नाम से पता चल रहा है। इवोल्व लेजर एंटीना, स्पेस में एंटीना है, इंफ्रारोमीटर को चेक कर रहा है। नाम से अंदाजा लगाओगे ना तुम कि स्पेस में एक एंटीना है जो इंफ्रारोमीटर की तरह से वो कुछ देख रहा है। तो क्या करेगा? काम करेगा डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव का काम करेगा भाई। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अपना मोबाइल खत्म हो जाएगा। विद्यांजलि योजना, नाम से पता चल रहा है विद्यांजलि योजना है, ठीक है। ये विदेशी संस्थाओं को भारत में अपना कैंपस खोलने में सहायता करेगा, पता नहीं कर रहा हूँ भाई।
निजी क्षेत्र के समुदाय को सहायता लेकर सरकारी विश्वविद्यालय को दी जाने वाली शिक्षा गुण नाम से ये जेनेरिक स्टेटमेंट है कि भाई साहब निजी क्षेत्र को क्या करेगा कि कम्युनिटी की सहायता से उन लोगों को बढ़ावा देगा। तो 2 तो पक्का सही है, 2 पक्का सही है, 2 पक्का सही है, ये काट दो। अब देखते हैं ये 2 के साथ 1 सही है या 3 सही है। तीसरा, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में आधारित संरचनाओं को संबंधित निजी व्यक्तियों और संगठनों से ऐच्छिक वित्तीय योगदान क्या ऐसा फंडिंग लेना अलाउ करेगी? फिर उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन घोषित क्यों नहीं कर देते? तीसरा हटाओ, तीसरा हटाओ। देखते हैं प्रसिद्ध विदेशी शिक्षण संस्थान क्या करेंगे? भारत में अपने कैंपस खोलेंगे, तो उसमें इसमें क्या समुदाय की सहायता कैसे लेंगे फिर उस सीरीज ए उन्नत भारत योजना, उन्नत भारत, भारत को उन्नत बना देंगे, उसका ध्येय क्या है? उन्नत कैसे बना सकते हैं? स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी शिक्षा तंत्र स्थानीय समुदाय के सहयोग से पूर्ण 100% साक्षरता, इससे उन्नत भारत हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना ताकि समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौती का सामना किया जा सके, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। भारत के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त करना। अरे तो भाई इसके लिए उन्नत भारत तो हो रहा है, लेकिन इसमें देखते हैं इसका एक बार है ना, ये भी सही हो सकता है। ग्रामीणों और निर्धन व्यक्तियों को स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा की विशेष निधियों, अरे फर्जी बात कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण करेंगे, किसके लिए? निर्धन व्यक्तियों की शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए। चल निकलना, इन दोनों में से एक आंसर होगा अभी बी। चलो भाई, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, काट दो। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव कराता है, फिर जब अमित शाह जी चुनाव करवा देंगे तो फिर ममता ममता दीदी क्या करेगी? निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को विवाद का निपटान कराता है। सी इज राइट। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या है? ये तुम्हें बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई तन फन वाला भी टेंशन नहीं है कि भाई विधि और कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता के संदर्भ में न्यायपालिका का अधिकार है कि उनको रिव्यू कर सकती है, सारी चीजें देख सकती है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। इन घटनाओं का क्रम बनाना है भाई साहब। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 के आसपास। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। रॉयल नेवी विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? इसकी डेट याद बताओ मुझे। 1940 तो सीक्वेंस फरवरी 1940। ठीक है, तो सीक्वेंस सेट हो गया ना इसका। 93 का सीक्वेंस क्या हो गया फिर? 3 2 1 उल्टा हो गया ना। हाँ ठीक। अब ये वाले सवाल में इकोनॉमिक्स में करा चुका हूँ कि लगातार बढ़ रहा है, लगातार कम हो रहा है। ये वाला सीक्वेंस भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमी ऐसे-ऐसे करके चलती है। पिछले दशक में भारत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई है, पॉसिबल नहीं है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है, नहीं भाई, कम ज़्यादा हुई होगी। कोविड-19 के बाद तो और ज़्यादा चीज़ें बदल गई होगी। अब अगर सवाल आता तो, और उधर 2008 के आसपास की मंदी-वंदी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें चली होगी। हाल ही में शेयरों को गुजरात के कहाँ पे लेके जा रहे हैं भाई साहब? अगर आपको आता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अब देखो कैसे कर सकते थे इसको? गुजरात की जलवायु जैसा ही कुछ ना कुछ वैसा एनवायरनमेंट होगा। कार्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड, नहीं ले जा सकते। मधुमलाई कहाँ है? कहाँ है? मधुमलाई कहाँ है? ये साउथ इंडिया में केरला केरला, कर्नाटक के आसपास, तमिलनाडु के आसपास हटाओ। सरिस्का राजस्थान में जा सकता है। कुनो पालपुर ये कहाँ है? ये एमपी में। तो या तो एमपी में जाएगा या राजस्थान में जाएगा, ठीक है? इन दोनों में से एक आंसर था। सरिस्का में अगर गया होता तो मैं तो राजस्थान को मुझे पता होता, इसलिए मैंने काटा। किसी राष्ट्रपति के शासन के उद्घोषणा इसमें कौन से परिणाम होना संभव नहीं है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी कल परसों 2021-22 में करवाया था, ठीक है? कौन सा संभव नहीं है? स्थानीय निकायों का विघटन, हाँ भाई नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तीसरा तो आंसर होगा ही होगा। तो नहीं पूछा उसने, ठीक है? राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, ये हटाया जा सकता है। राज्य की विधानसभा का विघटन, ये भी नहीं होगा भाई साहब। 1 और 3 तो पक्का नहीं होगा। ठीक है? आंसर इज 96 का क्या है? बी है ना? ठीक है, चलो अभी चलते हैं। भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का सही उत्तर क्या है? शोषण के विरुद्ध अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसको तो वैसे काट दो, ये तो अलग ही आर्टिकल है। ठीक है, 2 काट दो, 2 काट दो, 2 काट दो, आंसर ही कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के संबंधित है? ये तुम्हें पहले से पढ़ा होगा। ये अंडमान निकोबार, श्रीलंका की यहाँ कहीं है। देखो सुमात्रा, बोर्नियो, बोर्नियो इधर है, सुमात्रा और जावा उधर है, तो बोर्नियो या तो बोर्नियो पास में होगा या फिर श्रीलंका होगा। इन दोनों में से आपको चूज करना है, ठीक है?
सॉरी ये सुमात्रा है, ये बोर्नियो है, ये उधर उसके बाद जावा है। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट जाएँगे, ये तो दूर है बोर्नियो और जावा तो, ठीक है? तो उसके बाद क्या रहा, या तो सुमात्रा रहा या श्रीलंका रहा, दोनों में से एक चूज़ कर लेना। निम्नलिखित तत्वों पर एक कथन चुनिए। सरकार मंत्रिमंडल के स्वरूप की सरकार के लिए क्या किया जाता है? देखते हैं, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था। चलना भाई, आलोचना क्यों कम करेगी? ठीक है, ठीक है। ऐसी सरकार काम-काज तेज़ी लाने के लिए जिससे उत्तरदायित्व दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन दिन-प्रतिदिन उत्तरदायित्व बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कामकाज में तेज़ी नहीं आती इससे। इससे डिस्कशन बेस्ड निर्णय होते हैं और वो आसानी से होते हैं। सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, हाँ, ये बात सही कह रहा है भाई साहब, डिसेंट्रलाइज़ की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, पीपल सेंट्रिज्म की बात कर रहा है, आसान हो। कौन-सी भारतीय संघ राज्य प्रति की विशेषता नहीं है? फिर से विशेषता नहीं, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया, बात तो सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा के असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। ये संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम, संबंध होने वाली, क्लोज टू द आंसर इज। तो अब सवाल करते हैं जो हमने छोड़ दिए थे। आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा पेपर करने में। तो अब देखते हैं कौन से, वैसे सवाल ज्यादा छोड़ने थे पर मैंने कम छोड़े थे। देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है भाई साहब, ग्लोबल का जेंडर का गैप है, ठीक है। महिलाओं का गैप, डब्ल्यूएचओ को तो क्या काम है भाई, तू कौन और मैं कौन, काम ही दोनों अलग अलग है, दोनों की दुनिया अलग अलग है। मानव अधिकार परिषद, भाई तेरा भी क्या काम है, तू तो यूएन वुमेन राइट पे काम कर, तेरा क्या काम है भाई साहब? या तो यूएन वुमेन होगा या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। यूएन वुमेन का काम आपने अलग इंडेक्स से, इंडेक्स जनरल को निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलो, स्मार्ट इंडिया हैकाथन के बाद इसने क्या बोला कि इसका क्या काम होगा? यह कार्यक्रम, देखो 3 से देखते हैं। यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य 1 दशक में हमारे देश की पूरी तरह डिजिटल करना है। हमारे लेन-देन पूरी तरह डिजिटल कर देंगे और साइबर अपराध हो गया तो हमारी दुनिया बदल नहीं जाएँगी। तीसरा काट दो, तीसरा काट दो, तीसरा का आंसर पढ़े। किसी का गलत तो नहीं हुआ था ये? मुझे नहीं पता इसके 2 ऑप्शन क्या है। अरे झटका लग गया क्या? ऐसे काहे देख रहे हो भैया? चलो, परिस्थिति के दृष्टिकोण से पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच संपर्क रूप से किसका महत्व है? ये मैं बनाऊँगा, नल्ला-मल्ला मैंने एक बना रखा है NPJSNK, नल्ला-मल्ला, पालकोंडा, जावादी, सेवरोई, ये मुझे पता था, ये ईस्टर्न घाट की है। हाँ, ठीक है, तो नल्ला-मल्ला हट गई, ठीक है। नागरहोल और शेषाचलम मुझे पता है, नागरहोल कर्नाटका में हो और शेषाचलम भी कहीं आंध्रा के आस-पास है, तो ये दोनों भी नहीं, ये पूर्वी वेस्टर्न में, ये ईस्टर्न में। सत्यमंगलम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन दोनों का मिलता है। इसका कोर एरिया के बारे में पढ़ लेना, कहाँ है, क्या नहीं है, न्यूज़ में क्या है। मैं तो ऐसे करके याद आया था, लेकिन तुम्हें न्यूज़ में सारे रिवर, कौन सी रिवर जा रही है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो न्यूज़ में रहे हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। चलो भाई, निकलते हैं। ये सवाल कर लिया ना हमने? चल भाई आ जा। ट्रेड डिस्प्यूट 1929 का, अब ये कह रहा है कि अधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर रोक। हम क्या करते थे शुरू-शुरू में 1881 के आसपास? हड़ताल करते थे, रोज़ जूता-चप्पल लेके निकल जाते थे, भाई साहब हमको अधिकार चाहिए, और उन पे रोक लगाती होगी इसलिए हम लोगों ने विरोध कर दिया होगा। और प्रबंधन की मनमानी की शक्ति, ऐसा तो कोई प्रोविज़न होगा नहीं, सरकार करेगी ना, प्रबंधन क्यों करेगा? प्रबंधन तो इंडियंस के हाथों में भी रह सकता है, सरकार के हाथों में थोड़ी रहेगा। आंसर इज़ डी। चलो इसको देखते हैं। फिर से अपना डिजिटल एकल मार्केट, सिंगल डिजिटल मार्केट किसकी औकात है जो डिजिटल मार्केट लेके आ जाएगा सिंगल? G20 की पॉसिबल ही नहीं, घटिया-घटिया देश पार्टिसिपेशन। आसियान के भी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे जो लीस्ट डेवलप्ड है। ब्रिक्स में तो फर्जी है पूरा। आंसर इज़ सी। अब देखो इसको कैसे करोगे, 2 बार था ट्रेक ऊपर से नीचे आ रहा है। अब तुम्हें ये पता है कि भावनगर गुजरात में, और गुजरात में कच्छ के खाड़ी में सबसे ज्वार-भाटा आता है। तो आंसर ये भी हो सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये एनसीईआरटी की लाइन थी। अगर एनसीईआरटी तुमने पढ़ी होती तो इसका आंसर था चांदीपुर। बाकी इसका कोई तरीका नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन्स को छोड़ के आ जाना। ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब कौन-सा रहा? ये तो कर लिए ना सारे?
ये बचा ना ये दो 24 फैक्ट एक्ट 80 81 में कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये बात कर रहा है पॉजिटिव, और जबकि अंग्रेज क्या करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे ना भाई। क्यों अधिकार दे देंगे आपको संघ बनाने की? उधर से बोल रहा है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, और ये बोल रहा है 80 81 में बोल रहा है कि भाई साहब दो क्वेश्चन देखो। वहां पे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है, ट्रिब्यूनल बना दी थी और ट्रिब्यूनल पे उनको अधिकार देना बंद कर दिया था। और ये बोल रहा है कि मजदूरी संघ बनाने की अनुमति दे दी थी 80 81 में। तो रिवर्स नहीं हो गए दोनों क्वेश्चन, उल्टे सीधे? काट दो जी आंसर इज बी। कहाँ भंडार बना सकते हैं? हर जगह बना सकते हैं भाई तुम लोग। चलो, बटलर कमेटी। अगर तुम्हें आता है तो वन लाइनर को करो, नहीं करो तो छोड़ दो, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बटलर कमेटी न्यूज में थी, सीधी सी बात है। अब देखो 1927 की गवर्नमेंट देखो, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। केंद्र और प्रांतों की सरकार का बंटवारा हो गया था क्या पूरी तरीके से 1927 में? 1935 में हुआ था एकदम एग्जैक्ट। और उसके बंटवारे के लिए 1927 में एक कमेटी का उद्देश्य थी। ये तो पक्का नहीं होगा, आंसर इज डी। ठीक है। टीवी चैनल तो फर्जी था, हमारे पास ओनली सौर ऊर्जा उत्पादन आ गया था। इसमें देखा मैंने बोला था कि ये वाला 28 कौन सा सही है? परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन यूएन के अंतर्गत किया जाता है तत्वाधान में। ये नहीं बोला यूएन आयोजन करवाता है, यूएन उसका वो है, बोल रहा है कि उसके तत्वाधान में किया जाता है। मैं इसको जनरली एग्जाम में रोंग करके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि यूएन बोल रहा है। यूएन का कौन सा पार्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, उसको नहीं बता रहा है। विखंडनीय सामग्री पैनल के लिए इंटरनेशनल एनर्जी कोई अभिकरण है, वो उसको रेगुलेट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत है, या तो मैं इसमें डी लगाता या इसमें सी लगाता। ठीक है, या तो दोनों गलत है या दोनों सही है। अगर सही होता तो ठीक, गलत होता तो ठीक। क्या है इसका आंसर? 28 का आंसर क्या है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि इसने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन जनरली इसमें गलत होते हैं, तो मैं इसमें डी लगाता या फिर सी लगाता, या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो डी लगा के आ जाऊँ। चलो, फिर ये था एनपीएस प्रणाली। अब मैंने देखो तुम्हें बोला था कि यहाँ पे सशस्त्र केंद्रीय बलों को भी नियुक्त कर दिया, 1 अप्रैल भी डेट दे दी, उसके बाद सभी कर्मचारी भी दे दिया, तो ये गलत होगा। जबकि ये बोल रहा है अधिसूचना देगा कि कौन है कौन नहीं। ये टू द पॉइंट आंसर है, स्पेसिफिक दे रखा है उसने कि इनको शामिल करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है। 31 में इसने बोला है, 31 क्या बोल रहा है कि भाई साहब उसके द्वारा होता है। ये तो तुम्हें पता है कि जीका वायरस जेनेटिकली वो होता ही होता है, ये तो तुम्हें पता ही था। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जीका और डेंगू उसी से एक ही मच्छर से होते हैं, तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट था। जनरली देखो, जिससे उसी वायरस से होता है। अगर तुम्हें ये फैक्ट था, अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता, ये न्यूज में भी था और करंट अफेयर में भी। तो ये कंटेम्प्रेरी वाला पार्ट था, इसके लिए ज्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं, वहां से आराम से कर सकते थे। अब देखो, इसको तो मैं काट ही देता एक मार्क को, कि एफ का नहीं है भाई, चल चल निकल फट आंसर इसी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें भी था ना अपनी आईपीआर में ट्रिप्स का। हाँ भाई, इसमें अपन करेंगे कौन सा, सी करते हैं। कि भाई ये क्या कर रहा है एक तरीके से 34 कि भाई साहब कोई उन्होंने यूएन ने बनाया हुआ, किसी ने बनाया हुआ, उसको अपन अपना रहे हैं, उस अपना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जेनेटिक पॉजिटिव की बात है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं भाई साहब, दुनिया बदल दी। चलो निकलो। चलो ये टी वाला। गजलू महालक्ष्मी चेट्टी साउथ इंडियन है और मद्रास महाजन सभा का हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई साहब मद्रास महासभा के 3 थे, टीएमसी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तो अच्छा मुंबई वाली के थे भाई साहब, मुंबई वाली के थे। ये राधाकांत देव तो इसके थे ही थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के थे, तुम उसमें स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके, तो 1 2 तो पक्का आंसर है, 1 2 3। अब गजलू नर्स चेट्टी का ना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था, मुझे याद नहीं आ रहा, मद्रास महाजन सभा के थे। एक तो वो था तेलंग था, और 2 3 नाम और थे, उनके नाम याद नहीं आ रहा। एसआईआर था। ठीक है, ये इनके उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसमें से देख लेना। तो ये उसका नहीं था, आंसर इज बी। उसमें स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मेरे हिसाब से अब देखो, इसमें साधारण पुरुषों की बात कर रहा है और महिलाओं की बुद्धि को, चरित्र को बढ़ावा देगा। जबकि बोल रहा है गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। वो तो पहले से गतिशील है भाई। ये बोल रहा है गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त है वो एक व्यक्ति, और उसको बेहतर बना देगा। अरे भाई, तो उसको तो पहले से बेहतर बना रहेगा। क्रीम को क्रीम बनाने का क्या फायदा? सबको क्रीम बनाओ ना। इसलिए आंसर गलत था, उस टाइम सही से इंटरप्रेट नहीं किया आप लोगों ने।
तो इस तरीके से हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन को आपको काउंट करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, इसके लिए छोड़ देना ज़्यादा उचित मानता हूँ मैं। और ये वाला भी है, इसको भी मैं छोड़ देना उचित मानता हूँ। लेकिन फिर से देखो, मछलीपट्टनम तुम्हें पता था ये इनके कभी भी सॉरी मोटुपल्ली एनसीईआरटी में था, वहाँ से कर सकते। पर तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है मोटुपल्ली, कहाँ है काकती, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग कर चुके हैं। कोई और सवाल बचा है जो हम लोगों ने नहीं किया है? 49 का सर। 49 बचा हुआ है। और कोई बचा है 49 के अलावा? फोर्टी नाइन बता तो दिया भाई, इसको इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई भी तरीका नहीं है। अगर तुम्हें ज्योग्राफी आती है तो आराम से करो, नहीं आती है तो छोड़ दो। मैं तो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गया था और मैं अभी भी सलाह दूंगा, इस टाइप का कोई सवाल आता है दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अंदाजा लगाना चाहते हो तो केरला, केरला से कर्नाटक, तो इस बाउंड्री के बगल बगल में जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। केरला से पहले से केरला से कहाँ जाओगे? केरला से सीधा कहाँ जाओ? आंध्रा। उस टाइम आंध्र प्रदेश ही था शायद, है ना? आंध्र प्रदेश से फिर उड़ीसा, फिर उड़ीसा के बाद क्या जाएगा तुम्हारा? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से फिर क्या जाएगा तुम्हारा? असम, और फिर असम के बाद नागालैंड। ये तो मिनिमम चाहिए चाहिए। कितने हो गए अब तुम देख लेना। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से सारे कंप्लीट हो गए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 2017 का पेपर हम लोगों ने कर लिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो आप इजीली सही कर सकते थे, उनमें आपने सही से इजी